हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए आज हम लोग बेटा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिस इज लेक्चर 1 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें क्या क्या करना है, पूरा प्लान आउट एंड बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखेंगे भी आज, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज से। रिएक्शन मैकेनिज्म का सेशन स्टार्ट है आपका, है ना। और बहुत अच्छे से करना है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही बेस्ड है ना। चाहे वो 11th का हो चाहे या फिर 12th का हो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उसके बाद फिर आपका हाइड्रोकार्बन्स, है ना, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, राइट, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, है ना। इसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस, वो सब चुटकी वाले काम है। जितने भी नेम्ड रिएक्शंस वगैरह आएंगे वो सब मतलब अल्टीमेट तरीके से होते चली जाएंगे, क्योंकि लॉजिक बेटे यही सारी लगनी है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट और इसके पहले जो मैंने आपको बताया जीओसी का कॉन्सेप्ट, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको तगड़े से लगाने हैं और मस्त तरीके से आगे बढ़ना है। तो चलिए, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो रिएक्शन और उसके टाइप्स की बात करने जा रहे हैं बेटा। हमने आपको पहले की क्लासेस में भी आपको बताया है कि जो रिएक्शन है उसमें दो चीज़ें होती हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले बेटे, है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा रिएक्शन, है ना। और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो रिएक्शन है ना, किसी भी रिएक्शन में दो चीज़ें आएंगी, एक सबस्ट्रेट आएगा और बेटा एक क्या आएगा बताओ, रिएजेंट आएगा। ये ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। सबस्ट्रेट हमेशा ऑर्गेनिक होता है, रिएजेंट में भी ऑर्गेनिक, में भी इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है। ये हम सब चीज़ें अब डिटेल में सीखने वाले हैं। सबस्ट्रेट वो होता है जो, है ना, जिस पर अटैक होता है ना, जिस पर अटैक होता है। तो जिस पर अटैक होता है वो सबस्ट्रेट होता है बेटा। जो अटैक करता है, जिससे किसके बॉन्ड टूटते हैं, है ना, वो आपका रिएजेंट होता है। अब ये जो रिएजेंट होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और ये फ्री रेडिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, ये सब डिटेल में जाएगा बेटा, सब कुछ डिटेल में जाएगा। आज पहला क्लास है, आप देखो ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में या फिर इंडिकेटिव चार्ज के फॉर्म में। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक ये कार्बन और ये इस पर, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके आगे की कहानी भी मैं आपको पूरी की पूरी समझा चुका हूँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में, कि भैया जब आपका रिएजेंट इस पर अटैक करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट पर अटैक होगा और रिएजेंट अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो दो तरह से टूट सकता है, होमोलाइटिकली एंड हेटेरोलाइटिकली। और जब बॉन्ड टूटता है तो वहां पे बेटा देखो ट्रांजिशन स्टेट आती है, याद करो मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट आएगी, या फिर ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट दोनों आएंगे। आज हम आपको इसी सिखाएंगे। और फिर ये प्रोडक्ट में जाएंगे, और कौन सा पार्ट जाएगा वो डिसाइड करता है कौन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और वो होते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक। और इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं क्या, प्रोडक्ट। इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं क्या, प्रोडक्ट। अब इसके ईडी के बहुत सारे एप्लीकेशंस थे जो मैं आपको ऑलरेडी जीओसी में सिखा चुका हूँ। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है ना। बॉन्ड फिजन भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की या और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एरोमेटिसिटी, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, टॉटोमेरिज्म, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, रोटेशनल बैरियर एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। एक्चुअली मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है। बात समझ में आती है बेटे। तो अगर हम आगे बात करें बेटा, तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपका सबस्ट्रेट होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिस पर अटैक होता है, और उस सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप भी होता है। ये सब चीज़ें डिटेल में सिखाएंगे। आप देखो पहले एक बार, रिएजेंट होता है। रिएजेंट अभी आपको 3 बताए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। फिर बेस भी होते हैं, बेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन को करने के लिए सॉल्वेंट। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, कैटलिस्ट का भी रोल होता है, और किस टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हो, है ना। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन एटसेट्रा, बहुत सारे। तो फॉर रिएक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर, तो किसी भी रिएक्शन के लिए बेटे ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करें, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन का बात करें तो बेटा हम लोग बेसिकली यहाँ पर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के रिएक्शंस की बात करते हैं। एक आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, एक आपका एडिशन होता है, एक आपका एलिमिनेशन होता है, एक होता है रीअरेंजमेंट, और है ना 5 तरीके का, और एक होता है आपका ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 5 तरह की रिएक्शंस होंगी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ऑर्गेनिक रिडॉक्स। ये सब चीजें बहुत डिटेल में जाएंगी। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आपको। ये एक एक करके ये पूरा डिटेल्ड सब्स्टिट्यूशन जाएगा, डिटेल्ड एडिशन रिएक्शन जाएगा, पूरा डिटेल्ड, बहुत सारे पार्ट इसमें आएंगे। डिटेल्ड एलिमिनेशन जाएगा, डिटेल्ड आपका रीअरेंजमेंट जाएगा, और डिटेल्ड आपका ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन जाएगा। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट होना,
मतलब OH हटेगा और देखो यहाँ पर देखो Cl आ गया, तो देखो ये हटा और देखो Cl यहाँ पे आ गया। तो अब देखो इस कंपाउंड में हुआ क्या बेसिकली बेटे, अगर आप इस कंपाउंड की बात करो तो इसमें सॉरी जस्ट मिनट बेटे, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें, जस्ट मिनट, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें देखो हो क्या रहा है, यहां पर OH था, अब देखो OH हटा, इसी को सब्स्टिट्यूशन में इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, जो हटता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। अब डिटेल में आगे सीखोगे, अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें H+ था और Cl- था, अब Cl- ने यहां पर क्या किया, इस OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो क्या हुआ, OH हट गया और बेटा देखो यहां पर Cl आ गया, राइट। अब ये इसका जो H+ था, इसका जो OH- था, H+ और OH- मिलकर क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो बेटा बताओ अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्या यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, OH हट जा रहा है, Cl आ जा रहा है, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड। अभी आप चीजें बताएंगे आपको। एडिशन में क्या होता है, कुछ निकलता नहीं, ऐड होता है नाम से, जैसे कि तो क्या डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूटा, बट देखो Br2 को आप Br लिख सकते थे, तो देखो ये टूटा और 2 Br आ गए, एक Br यहां लग गया, एक Br यहां लग गया, तो दिस इज जस्ट एडिशन। तो एडिशन में ऐड होगा, सब्स्टिट्यूशन में जस्ट मतलब जैसे कि आप खड़े हो, आप किसी पोजीशन पे खड़े हो, आप हटे, आपकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। एडिशन आप समझ गए। एलिमिनेशन का बंदा एलिमिनेट करना अलग हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसमें देखो OH पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, आप देख लो OH हट गया, पूरा देखो गायब हो गया, तो यहां पर ये ग्रुप ही गायब हो गया, एलिमिनेट हो गया, सो दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट यहां पर बात नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो इसके बारे में अभी यहां पर बस ये समझो कि अभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है और ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, इनकी बातें हम आगे करेंगे। तो आपने अल्टीमेटली अभी बेटे क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। फिर अगर हम अटैकिंग रिएजेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री रेडिकल क्या होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो अब बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो ये सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, तो कहां पे अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे। तो देखो अटैक द सब्सटेंस एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो बेटा वो क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, तो कहां पे जाएगा, सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट में अटैक करेगा, जाके उस पार्ट में अटैक करेगा जाके जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वहां जाकर अटैक मारेगा, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट है ये। न्यूक्लियोफाइल, अब चूंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पर तो नहीं जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबस्ट्रेट के कौन से पार्ट में ये जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये कहां पर जाएंगे, ये वहां पर अटैक करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल ये भी वहीं पे अटैक करेंगे जहां पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आई होप बेटा कि ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ये बढ़िया से आप समझ पा रहे हैं ना। अब इसके बाद देखो बेटा क्या है ना, कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो भी दो तरह के होंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह का होगा, एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक न्यूट्रल। अब इसमें किसकी पावर कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, कैसे आप पहचानोगे इसमें किसकी पावर कम होगी, किसकी पावर ज़्यादा होगी, क्या इनका सीक्वेंस होना चाहिए, क्या इनका ऑर्डर होना चाहिए, कैसे आप पहचानोगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा फ्री रेडिकल है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेटे। तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन है, बस अभी कुछ नहीं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया है ना, और उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट इतना क्या हो सकते हैं। अब ये क्या होंगे सब डिटेल में आएगा बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है ना। तो और उसके बाद फिर इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी यूज होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देखते हैं बेटे हम लोग और बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों को क्या क्या समझना है और क्या क्या करना है। सो दिस इज रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुने आप। तो इसके जो भी बारीक और मेन पॉइंट्स हैं उन सब पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होगा, सो दैट कि आप आगे से, है ना, आगे, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे आप 11th की बात करो या 12th की बात करो, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही बोलबाला है चारों तरफ, है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो समझो पहले तरीके से, इसे कैसे ग्राफ बनते हैं, इसमें क्या एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे एनालिसिस आपको अच्छे से समझना होगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जैसे आपने देखा, अभी और कैटेगरी हम आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, पहले वो समझते हैं। जैसे कि देखो क्या है कि मान लो बेटा कोई भी रिएक्शन अगर आप करा रहे हो, मान लो आप रिएक्शन ए से बी जा रहे हो, आपने ए से बी बनाया, तो होता क्या बेसिकली बेटा, देखो आपको ए से बी बनाना है, बात को समझना। तो क्या होता है बेटा, इसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकिंग,
बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद ये फ्री एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, और यहीं पर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर देखो ये इधर जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग होता है। तो ये किसी भी रिएक्शन का बेटा प्रोसेस होता है कि जब आप ए से रिएक्टेंट पहले आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, इनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे, टूटने के बाद एटम्स में कन्वर्ट होंगे जिनका, अच्छा अब कोलाइड करने बेटा इनका एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ते 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 यहां तक जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट तक जाएगा, उसके बाद फिर फाइनली क्या बनेगा बेटा, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो बीच का फेज जो आता है, एकदम बीच वाला फेज, ये जो बीच वाला फेज होता है बेटा, इसका एनर्जी मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और डिटेल में समझेंगे इसको। यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, समझिएगा बेटा बात ध्यान से। बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, जब बॉन्ड फॉर्म हमेशा होता है, जब कभी बॉन्ड फॉर्म होता है बेटा, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब इस रिएक्शन का जो नेट हीट ऑफ रिएक्शन है या इंथैल्पी है, इस नेट रिएक्शन का डेल्टा एच जो हीट चेंज है वो क्या होगा, वो पता है क्या होता है बेटा, कि भाई आपने एनर्जी सप्लाई की बॉन्ड को तोड़ने के लिए, फिर बॉन्ड बने, तो जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उसके बाद फिर जब बॉन्ड बने, प्रोडक्ट बना, तो एनर्जी रिलीज भी हुई, तो भैया नेट एनर्जी कितनी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो डेल्टा एच होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या उसको हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो बेटा क्या होगा कि कितनी एनर्जी आपने दी और कितनी रिलीज हो गई, है ना, उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डेल्टा एच, दैट विल बी डेल्टा एच। मान लो कि आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, है ना, सो एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, किस लिए, टू ब्रेक बॉन्ड्स, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बात तो आप समझ गए होंगे, राइट। मान लेते हैं पहले एग्जांपल हमने लिया कि आपने 10 जूल एनर्जी इसको दी, और यहां से कितनी जूल निकल गई, 5 जूल निकल गई, तो 10 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है और 5 जूल रिलीज हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज, एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये पूरे, चाहे फिजिकल की बात करो, ऑर्गेनिक की बात करो, इनऑर्गेनिक की बात करो, हर जगह हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमेशा, इसी से हम सारे चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में जो आगे एनर्जी के फॉर्मूले हम यही से डेराइव करते हैं। नाउ अब 10 जूल आपने, तो रिक्वायर्ड 10 जूल है, तो बेटा रिक्वायर्ड में डाल दिया 10, है ना, मोड की बात कर रहे हैं, और बेटा बताओ रिलीज कितनी है, 5 है, तो यहां पर 5 डाल दिया, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया, +5 आ गया, और प्लस अगर आ जाता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मींस ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और नेट जो चेंज आएगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, रिलीज कम हुआ, तो दिख रहा है साफ साफ, ज्यादा एब्जॉर्ब किया, रिलीज कम हुआ है, तो नेट जो होगा एब्जॉर्ब होगा, नेट रिएक्शन जो आएगी वो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि भैया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। नाउ अब उल्टा कर दें अगर कि भैया 5 जूल हमने दी और निकल गई 10 जूल, तो रिक्वायर्ड 5 जूल थी, निकली 10 जूल, तो डिफरेंस आ गया -5 जूल, इसका मतलब बेटा डेल्टा एच इसका निगेटिव आ गया, डेल्टा एच लेस देन 0 आ गया, मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अगर डेल्टा एच निगेटिव आ जाता है तो एक्सोथर्मिक होगा, नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, और चूंकि नेट एनर्जी भाई दी 5 निकल गई 10, तो एक्स्ट्रा निकली ना बेटे, तो नेट एनर्जी रिलीज हुई ना बेटे, सो प्रोसेस जो होगा दैट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो डेल्टा एच की बात करें बेटा हम यहाँ पर, तो डेल्टा एच आपका 2 तरह का होगा, अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोथर्मिक है, नेट एनर्जी विल बी रिलीज, अगर पॉजिटिव आ गया तो हम बोलेंगे प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। आई होप बेटा मैंने आपको ये बात यहाँ तक समझा ली। नेक्स्ट अब आगे की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना चाहते हो तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। चूंकि आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से एनर्जी गेन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं, उनका एनर्जी बढ़ाते एक स्टेज ऐसा आता है ना, जहां पर एक मैक्सिमा होता है, जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी एनर्जी जो होती है मच मोर एनर्जी होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। अच्छा एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन बेटा, इनवर्स रिलेशन है, तो अगर इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, मींस दिस विल बी हाईली अनस्टेबल। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहां पे बनता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या ट्रांजिशन स्टेट, है ना बेटा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, केमिकल बॉन्डिंग रूल्स को फॉलो नहीं करता है, अभी बताएंगे आगे, डज नॉट फॉलो केमिकल बॉन्डिंग रूल्स, समझाते हैं। तो यहां से ये जो रिएक्टेंट था उसके एनर्जी को हम HR बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी को HP बोल सकते हैं, हम डेल्टा एच को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सब जानते होंगे कि डेल्टा एच HP माइनस HR होता है, तो डेल्टा एच को आप एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज भी बोल सकते हो, या फिर डेल्टा एच को आप HP माइनस HR भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट HP माइनस यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहां से डेल्टा एच को दूसरी तरह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। अब वही चीज है बेटा, यहां पर कई सारे केसेस बन सकते हैं। पहला केस यहां पर यह बन सकता है कि अगर HP का वैल्यू लेस देन HR हो गया तो ये छोटा हो गया बेटा, ये बड़ा है, तो यहां से डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोसेस एक्सो। दूसरा बेटा केस क्या हो सकता है भैया कि HP मोर देन HR हो जाए,
तो देखो HP का वैल्यू ज़्यादा है तो बड़ी वैल्यू ज़्यादा है तो डेल्टा H का वैल्यू कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा, मीन नेट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर तीसरा काम ये हो सकता है, ऐसा हालांकि बहुत कम हो सकता होता है, HP इक्वल्स टू HR हो गया तो यहाँ से डेल्टा H का वैल्यू 0 आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं नेने रिएक्शन। नेने रिएक्शन मीन्स नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। तो आई होप बेटा आपने ये बात भी समझ ली कि भैया डेल्टा H का हम HP और HR के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। और आगे और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। जरा देखिए नेक्स्ट जो है डेल्टा H क्या था बेटा, HP माइनस HR, अभी मैंने आपको बताया। डेल्टा H क्या था बेटा जी, HP माइनस HR, मैंने आपको अभी बताया। इफ HP इज ग्रेटर देन HR, अभी मैंने बताया कि डेल्टा H पॉजिटिव होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा, HP ज़्यादा है इससे। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है आप जरा समझना बेटे। आपके पास क्या था, रिएक्टेंट था, आपको क्या बनाने थे बेटा, प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बनाना था। अभी मैंने बताया था बेटा कि इसका कुछ एनर्जी होगा, दैट एनर्जी विल बी HR। हमने कहा था इसका एनर्जी कुछ होगा, दैट एनर्जी विल बी HP। और यहां पर एक बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसका एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एनर्जी। अभी मैंने बोला था ये ग्राफ को बेटा बढ़िया समझो, बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आप रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट पे गए और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट पे गए। अभी हम कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करें जहां पर केवल ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, एकदम नॉर्मल। अभी हम सारी चीजें समझाएंगे बहुत डिटेल में आपको, है ना। तो अभी हम नॉर्मल रिएक्शन की बात करें कि भैया रिएक्टेंट था, ट्रांजिशन स्टेट बना, प्रोडक्ट बना। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बने, वो सारी चीजें अभी डिटेल में आएंगी, पहले आप बेसिक थोड़ा समझें। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। अब अगर आप देखो यहां पर तो जरा बताओ HP HR से ज्यादा है तो बेटा ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब बताओ कौन ज्यादा है, तो देखो यहां पर प्रोडक्ट है ना बेटे, देखो ये एनर्जी वाले कर्व में ये एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है भैया, देखो रिएक्टेंट आया, फिर ट्रांजिशन स्टेट आया, फिर प्रोडक्ट आया, तो ये प्रोग्रेस हो गया कि नहीं हो गया, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। चलिए सुनिए आप ध्यान से। तो भैया देखो अब एक चीज बताओ, पहले HP ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं बताओ। देखो प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, ठीक। अब रिएक्टेंट आपस में कोलिजन हुआ, एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो बीच में क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई तो हाईली अनस्टेबल हो गया, ये हाईली अनस्टेबल हो गया ये। और जब ये हाईली अनस्टेबल हो गया बेटा, तो अब ये क्या करेगा, चूंकि एनर्जी बहुत बढ़ गई तो एनर्जी अपनी लूज करना शुरू करेगा, तो ये कम करता गया कम करता गया, और फाइनली क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये प्रोसेस कुछ होता है इस तरह से। अब आप देख सकते हो कि बेटा ये जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी HR है, ये जो प्रोडक्ट है देखो यहां से यहां तक बेटा इसका एनर्जी HP है। अब और डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो बेटा यहां से HP ग्रेटर देन HR है कि नहीं है, देखो HP ग्रेटर देन HR, तो HP ज़्यादा है तो डेल्टा H पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह का ग्राफ तो होता है, वो किसके लिए होता है बेटा, एंडो के लिए होता है। सिमिलरली बेटा अगर दूसरा केस हम ले लेते तो आप शायद समझ सकते हो क्या होने वाला है। अगर हम दूसरा केस ले लेते, लेट HP लेस देन HR, तो भैया रिएक्टेंट का एनर्जी था, बेटा ये देखो प्रोडक्ट का एनर्जी है। यानी जब एंडो होगा, जब कभी भी एंडो होगा बेटे, जब कभी भी एंडो होगा तो उस केस में प्रोडक्ट वाला जो ग्राफ, प्रोडक्ट वाला जो लाइन है वो ऊपर होगा, क्योंकि एंडो में हमेशा HP ग्रेटर देन HR होगा तो HP प्रोडक्ट वाला ऊपर होगा। मतलब एंडो का केस जब कभी भी होगा तो ग्राफ का नेचर हमेशा इस तरह का होगा, ध्यान रखना। देखो आया कि नहीं आया एंडो के लिए। और अगर आप एक्सो की बात करो, अगर आप एक्सो की बात करो तो देखो HP लेस देन HR, HP छोटा है बेटा तो डिफरेंस निगेटिव आ गया, एक्सोथर्मिक हो गया। तो HP छोटा है तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ आएगा ना बेटे, देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आएगा, देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, देखो HR ज्यादा है और HP देखो कम है बेटे। बात समझ रहे हो क्या ये। तो अब बताओ बेटा, फिर से वही होगा, रिएक्टेंट है, आपस में कोलिजन होगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक मैक्सिमम मिलेगा जहां पे एनर्जी मैक्सिमम होगी और ये हाईली अनस्टेबल होगा, एनर्जी रिलीज करते करते फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। यहां पर भी वही चीज है कि भैया रिएक्टेंट था, क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, और फाइनली क्या बना, प्रोडक्ट बन गया आपका। तो कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए और यहां से हमने डेल्टा H की बात कर ली। अब यहां पर एक दो टर्म्स जो और है, जो एक दो टर्मिनोलॉजी है, पहले वो समझते हैं कि भैया और क्या चीजें हो सकती है। मुझे लगता है आई होप बेटा कि आप यहां तक बात समझ गए होगे। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा मैक्सिमा पे होगा, हमेशा। ट्रांजिशन स्टेट हमेशा कहां पे होगा, मैक्सिमा, हमेशा मैक्सिमा पे होगा, हमेशा मैक्सिमा पे होगा। केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमें अब आगे समझाएंगे अभी आपको, ठीक है। इसकी एनर्जी और हाईली अनस्टेबल होगा, है ना। इसका लाइफ ड्यूरेशन जो होता है बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, क्योंकि इसके इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि तुरंत ही एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। चलिए कुछ चीज़ें और समझते हैं पहले हम, कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले हम और समझते हैं। यहाँ पर एक टर्म हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। बट ये जो रिएक्टेंट है इसको अल्टीमेटली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट में जाना है, दिस इज प्रोडक्ट बेटे। जस्ट मिनट, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, चलो अब एक अच्छी बताओ,
प्रोसेस तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। इस रिएक्टेंट को पहले कहां से गुजर के जाना पड़ेगा? क्या इसको पहले ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के जाना होगा, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। ये तो एकदम तय है, ये तो एकदम तय है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट की अपनी खुद की एनर्जी तो है ही, इतनी एनर्जी तो है उसके पास, देखो ये वाली एनर्जी, बट बेटा यहाँ तक जाने के लिए आपस में जब कोलिजन करेगा ये, तो और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं? यानी इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा टू रीच दिस पॉइंट। सो दीज रिएक्टेंट्स नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए सो दैट कि यहां तक पहुंच सके, क्योंकि जब ये यहां पहुंचेगा तभी यहां पर जा पाएगा। ये कंडीशन है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक, रिएक्टेंट से यहां तक जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि बेटा ये एनर्जी जो ये वाला एनर्जी था, ये तो HR, ये तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी पहले से था, बट और मिनिमम, सो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए इनको? और सो मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच ट्रांजिशन स्टेट। तो भैया एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इन रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, और टू एक्टिवेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करके यहां तक ले जाने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एनर्जी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी होता है, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफरेंस समझना, ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है बेटा, और ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का ये जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज डेल्टा एच, राइट बेटे। और इन दोनों को, और दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इन दोनों को मिला दें तो एक एनर्जी और होती है, वो बात करेंगे, अभी छोड़ो। यहां तक बात समझ में आती है बेटे, है ना? अभी जितना रिक्वायर्ड है हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसकी बात करेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी आप समझ गए होंगे शायद, कि क्या है बताओ बेटा? मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच ट्रांजिशन स्टेट और टू एक्टिवेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है बेटे एनर्जी देकर। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं बेटा जो रूम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेती हैं और अपना काम कर जाती हैं। कुछ किसी को एनर्जी देना पड़ता है, या कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इतना है तो खटाक से यहाँ से चला जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दैट डिपेंड्स बेटा, वो रिएक्शन वाइज वेरी करता है। तो अभी हमें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, बट ये बात आप समझ गए हो कि एक्टिवेशन एनर्जी बेटे क्या होता है। अब एक चीज हम आपको और पहले समझाएं, जरा समझो बात को ध्यान से। हमने बेटा यहां पर दो तरह के ग्राफ बनाए, एक ये ग्राफ बनाया है और एक मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस POR है। जरा समझना, एक चीज हम आपको यहां समझाना चाहते हैं बेटा। एक चीज बताओ, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट जाना है, ठीक है? एक चीज बताओ मुझे बेटे, ये रास्ता एक आपको नजर आ रहा है और एक रास्ता आपको ये नजर आ रहा है। आपको रिएक्टेंट से पहुंचना है प्रोडक्ट में, कहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे? बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो जरा, आप कुछ तो बोलो बेटा, कहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे? ये रास्ता एक आपको ये नजर आ रहा है, एक रास्ता आपको ये नजर आ रहा है। कहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे? कहां से फास्ट पहुंचोगे? कहां से स्लो पहुंचोगे? क्या बता सकते हो आप? तो आपको नहीं लग रहा बेटा कि अगर आप इसकी बात करोगे तो यहाँ जल्दी पहुंच जाओगे, मतलब यहाँ पे फास्ट आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंच जाओगे, और ये यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पहुंचोगे, तो मतलब यहाँ से स्लो। ये तो इसका मतलब, इसका ये स्लो स्टेप, ये इसका रेट स्लो होगा, इसका रेट फास्ट। खटाक से पहुंच गए, पहले यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ चढ़े, है ना, फिसल के नीचे गिर गए, गजब घुस गए नीचे आके, फिर चढ़े, फिर यहाँ पहुंचे, तो भैया ये दिस विल बी स्लो। अब इसको एक्टिवेशन एनर्जी से भी आप रिलेट कर सकते हो। कैसे बेटा बताओ? यहाँ पर इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम है, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम है, मींस इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी देखो ज़्यादा है। अब एनर्जी देखो तो एनर्जी कर्व है ना बेटा, ये एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो इसका एनर्जी आप देखो ना, सिंपल साफ साफ दिख रहा है आपको, भाई इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम है, देखो यहाँ पर तक एनर्जी इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम है तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा वो फास्ट हो जाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है भाई। एक चीज बताओ बेटा, रिएक्टेंट था, एनर्जी दिया, खटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, थोड़ी सी एनर्जी, इतनी सी एनर्जी लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, फास्ट। अब उसको भर भर के एनर्जी देना पड़ रहा है, मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना नहीं चाह रहा है जल्दी से, भर भर के एक्टिवेट करना पड़ रहा है, पड़ा हुआ सो रहा है एकदम महाआलसी। तो ये काम कुछ यहाँ पे हो रहा है, इसको भर भर के एनर्जी पहले देना पड़ रहा है, तब ये कह रहा है अच्छा भाई चलो सोचते हैं अब जाते हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे पहले सो रहा था, एनर्जी दिया, जगह, फिर कुछ ऐसे करके, है ना, फिर तैयार हुआ, कपड़े बड़े पहने, चलो अच्छा अब चलते हैं भाई, है ना। तो दिस विल, तो इसका मतलब अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज्यादा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एक्टिवेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ा हमको, इसको तुस लगाया खटक से। यानी कि क्या कह सकते हैं, इफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज मोर मीन्स
मोर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो लंबा रास्ता हो गया, और लंबा रास्ता हो गया तो स्लो हो गया, मीन्स रेट और रिएक्शन का जो रेट होगा दैट विल बी स्लो। बेटा समझ गए कहानी की नहीं? अब जरा यहाँ पर देखो, इफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज लेस, देखो लेस मीन्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी, ई मीन्स लेस एक्टिवेशन एनर्जी, और छोटा सा खटाक से पहुंच गया मीन्स रिएक्शन रेट विल बी फास्ट। मुझे लगता है मैंने आपको ये बात भी समझा ली, मुझे लगता है मैंने आपको ये बात भी समझा ली, आप इस बात को भी समझ गए हो। बोलो जनाब, बोलो, अरे भाई बोलो, भाई बोलो, बोलो कुछ तो बोलो बेटे। आई थिंक ये बात भी आप समझ गए हो कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सा स्लो रिएक्शन है, कौन सा फास्ट रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए, अब अगर आप ये बात समझ गए हो तो एक दो चीजें और समझ लेते हैं। पहले आपको ने अभी एक चीज बताया बेटा कि जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। कभी भी बॉन्ड बनेगा, और जब कभी बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, गांठ बांध लो। अब हम आपको दो रिएक्शन का कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। मान लो बेटा हमारे पास ये कोई ए है, बी से रिएक्ट करके ए बी और बी बना रहा है, ठीक। मान लो बेटा ये वीक बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड बी और बी के बीच का बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है, और बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अच्छा ये वीक बॉन्ड है बेटा, तो लेस एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगा इसको तोड़ने, क्योंकि रिएक्टेंट टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट में जाएगा, और प्रोडक्ट में जाएगा तो बॉन्ड बनेगा बेटे, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो थोड़ी सी एनर्जी दिया, टूट गया और ये बना दिया, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया इसका मतलब ज्यादा रिलीज हुई एनर्जी ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि मोर स्टेबल बॉन्ड है और मोर स्टेबिलिटी है, और मोर स्टेबिलिटी इसकी तभी हो सकती है कब, जब इसने ज्यादा एनर्जी क्या कर दी होगी, रिलीज कर दी होगी, इसके बाद खुद की एनर्जी कम हो गई होगी। तो थोड़ी सी एनर्जी दी और उसने खटाक से ढेर सारी एनर्जी रिलीज कर दी और बहुत अच्छा स्टेबल बॉन्ड बना लिया। तो बताओ थोड़ी सी दी, तो अब याद है ना, रिक्वायर्ड माइनस रिलीज, थोड़ी सी दी रिलीज ज्यादा हो गई तो डेल एच निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका जो है डेल एच लेस देन 0, और ये एक जो प्रोसेस होगा। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, कभी भी अगर आप लेस स्टेबल से, ये हमेशा फॉलो होगा, कभी भी आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हो। देखो लेस स्टेबल था ना बेटे, ये आपका वीक बॉन्ड का मतलब लेस स्टेबल, और देखो बेटा यहाँ पर मोर स्टेबल। जब कभी भी आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाओगे इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा एक चीज बताओ बेटा, मोर स्टेबल जाना चाहते हो तो मोर स्टेबल कब होगा, जब उसकी नेट एनर्जी क्या होगी, काफी कम होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्स, तो काफी कम कब हो सकती है, जब उसने मैक्सिमम एनर्जी अपनी रिलीज कर दी हो, तो नेट क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा, सो नेट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब उल्टा समझ लो कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मजबूत था और ये वीक था, तो मजबूत था भैया लिया और तोड़ना शुरू किया, इसका मतलब इसको बहुत तगड़े से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि बहुत स्टेबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होगी। गड़बड़ नहीं करो, डेल्टा एच मैंने आपको बताया था, मोड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस मोड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देख लो आप यहां से, पहला थोड़ी सी एनर्जी लगी, ज्यादा रिलीज हो गई, तो ये ज्यादा रिलीज यानी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो गई, तो डेल एच नेगेटिव आ गया था। अब यहां से देखो मोर स्टेबल बॉन्ड है, तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और लेस स्टेबल है भैया, लेस स्टेबल का मतलब इसकी मोर एनर्जी होगी भाई। लेस स्टेबल का मतलब क्या है कि भाई स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है बेटे, तो मोर एनर्जी। तो बेटा एक चीज़ बताओ आप मुझे, है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हो कि लेस स्टेबल है। अब बताओ इसको ज़बरदस्त एनर्जी बेटा देनी पड़ी, इसको ज़बरदस्त एनर्जी देनी पड़ी, और जब इसको ज़बरदस्त एनर्जी देनी पड़ी तो एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा थी। चूंकि लेस स्टेबल बना बेटे, इसका मतलब इसका खुद का एनर्जी कॉन्टेंट ज़्यादा है, ज़्यादा ये रिलीज ही नहीं कर पाया क्योंकि लेस स्टेबल है, तो खुद का एनर्जी कॉन्टेंट यानी एनर्जी रिलीज कम कर पाया, तो एनर्जी रिलीज, बात समझ रहे हो ना, लेस स्टेबल बॉन्ड का मतलब इसकी खुद की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी खुद की एनर्जी ज़्यादा कम हो सकती है जब इसने बहुत कम एनर्जी रिलीज की हो, तो एनर्जी रिलीज इज लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर, सो दैट्स व्हाई डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। देखो यहाँ पर, एंड दिस प्रोसेस विल बी एंडो। तो हमेशा एक, अब बेटा ये चीज़ आपको ध्यान रख सकते हो, कभी भी हम आगे बात करें तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। जरा देखो आप यहाँ से कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएंगे, एक जो होगा, और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाएंगे, एंडो होगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और बेटा ये ध्यान रखो, कभी भी जब हम अब आगे बात करेंगे तो एक चीज़ और देख लो, अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें और पाई बॉन्ड की बात करें, पता है ना, एक सिंगल सिग्मा होता है और एक डबल एक सिग्मा और एक पाई होता है, और एक ट्रिपल में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। सिग्मा इज हमेशा मोर स्टेबल बॉन्ड होता है, मोर स्टेबल होता है, और पाई जो है लेस स्टेबल बॉन्ड होता है ना। सिग्मा बॉन्ड है ना,
ज़्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे। अब आगे हम चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। मुझे लगता है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको यहाँ तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ फाइनली याद रखो कि अगर ग्राफ, ये रिएक्टेंट है बेटे और ये प्रोडक्ट है, ग्राफ अगर ऊपर रुक गया प्रोडक्ट का तो हमेशा एंडो होगा, पहचान जाओगे, और अगर नीचे की तरफ ऐसे आ गया तो हमेशा एक्जो होगा। अब बेटा इन सब के बेसिस पे हम चीज़ों को बहुत तगड़े से, बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आई होप बेटा कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी है ना, इनका हम यूज़ करेंगे और मस्त रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं प्योरली रिएक्शन मैकेनिज्म में, अब और घुसते हैं और अंदर की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की और आगे डिटेल में। ठीक है, तो जरा देखिए क्या है बेटा। रिएक्शंस को वैसे तो हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं, कई बेसिस होते हैं रिएक्शन को कैटेगराइज करने के। बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करें बेटा कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या फिर एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है या फिर मल्टी स्टेप में हो रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, रिएक्शन को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। सो देखो, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, है ना। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं बेटे, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। और सिंपल सी बात है बेटा, खुद नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ भाई 2 तरह के हो सकती है, या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा होगा, बोलो ना बेटे, या तो रिएक्शन ऑब्वियसली मल्टी स्टेप में हो रहा होगा। और क्या हो सकता है? और कोई पॉसिबिलिटी तो हो नहीं कि भाई एक ही स्टेप में रिएक्शन हो और खत्म हो जाए, या फिर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो खत्म हो। तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है बेटे, ये जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ लो, एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी सब इनका अंदर की बात क्या क्या सारी बताएं। शॉर्ट फॉर्म इसको ER बोलते हैं, या इसको हम सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं। और सिंगल स्टेप को बेटा हम लोग, ये जो सिंगल स्टेप है इसको हम एलिमेंट्री स्टेप भी बोलते हैं, एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप ES। तो एलिमेंट्री स्टेप की बात कर लो या एलिमेंट्री रिएक्शन की बेटा एक ही बात है, मतलब वो एक ही स्टेप है ना। सो एलिमेंट्री स्टेप, या वो जो रिएक्शन एक स्टेप वाली है दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कहीं मैं ER या ES यूज कर लूँ, मीन्स आप समझ लेना कि वो एलिमेंट्री की बात हो रही है, ऐसा रिएक्शन जो केवल एक ही स्टेप में हो रहा है। चल, मल्टी स्टेप का मतलब बेटे क्या हुआ? अब इसी बात है कि भैया ये आपका नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, दिस विल बी योर नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बेटे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ रहे बेटे बात को? नॉन एलिमेंट्री। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखने वाले हैं? NER लिखने वाले हैं। और इसी को बेटा हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन जो होगा या फिर जो सिंगल स्टेप होगा, इस सिंगल स्टेप को अब देखो मैक्सिमम जो हम यूज करेंगे यहां पर बेटा क्या यूज करेंगे? ER एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे बेटा? NER ये बोलेंगे। अब आपके माइंड में पहला चीज तो ये आएगा बेटे कि सर हम किसी भी रिएक्शन को देख के कैसे पहचानेंगे? साहब आप बताओ मुझे कि हम किसी भी रिएक्शन को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है? जैसे कि आप बोलोगे सर हमने ये रिएक्शन लिखा A2 + B2 दिस गिव्स ट्वाइस AB। अब बताओ सर ये तो हमको एक ही स्टेप में दिख रहा है कि भाई A2 B2 रिएक्ट किया और AB बना लिया, इट मीन्स दिस इज सिंगल स्टेप, इट मीन्स दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, इट मीन्स दिस इज स्टेप इज एलिमेंट्री स्टेप। तो मेरा जवाब होगा ना मुन्ना, ना मुन्ना, ना मुन्नी, ना भैया ना। किसी भी रिएक्शन को हम वो एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है, किसी भी रिएक्शन के चेहरे को देखकर। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आप किसी के चेहरों को देखकर क्या ये बता सकते हो कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, क्या क्या राज छिपे हुए? नहीं बता सकते ना, है ना? तो वही चीज है कि हम किसी भी रिएक्शन के चेहरे को देखकर ये नहीं बता सकते हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल और नेट रिएक्शन। पूरा फील लो बेटे मजेदार तरीके से, ओवरऑल रिएक्शन और नेट रिएक्शन। तो किसी भी इंसान के चेहरे को देखकर उसके अंदर, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, है ना? मन में लड्डू फूटा या क्या हुआ नहीं फूटा, है ना? वो आपको कैसे पता होगा उसके चेहरे से? नहीं पता। तो हम अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ मेरे यहां से कि किसी भी रिएक्शन को देखकर, किसी भी रिएक्शन को देखकर, किसी भी रिएक्शन को
देखकर, किसी भी इंसान को देख कर, क्या कर, देख कर हम नहीं बता सकते, इंग्लिश में इस स्टाइल में लिखेंगे, हम नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। अच्छा, अब बोलो नहीं सर हमको तो बताना ही है, कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री की नहीं है या नहीं है, हमको तो बताना है सर। अब बताओ, अब अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएं? तो हम आपको बताएंगे कि, है ना, थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म वी कैन टेल दैट रिएक्शन इज एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है ना, टू नो दैट reaction is elementary reaction or non-elementary reaction, you must know क्या, mechanism of reaction, क्या जनाब, mechanism of reaction। जब तक आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता होगा जनाब, तब तक आप कभी नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या नॉन एलिमेंट्री है, कुछ भी कर लो आप। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बेटा जो होता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म्स आर एक्सपेरिमेंटल। गजब भाई गजब, ये सब क्या हो रहा है। और रिएक्शन मैकेनिज्म आर प्रपोज्ड मैकेनिज्म, प्रपोज की जाती है, अगर वो फिट बैठ गई तो ठीक है ना। तो अब आपको ये काम नहीं करना है, आप साइंटिस्ट थोड़ी बनने जा रहे हो। और अगर मान लो हाँ जैसे आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो भी सकते हो, तो देख लो भाई ये करना पड़ता है, समझ लो कहानी, है ना। अब ये तो नहीं बोल सकता कि आप साइंटिस्ट थोड़ी हो सकता है, आप बनने जा रहे हो, है ना। तो अगर आप बनने जा रहे हो तो देखो ये कहानी होती है। मतलब बेटा समझ लो एक एक रिएक्शन के पीछे क्या क्या कांड चलता होगा, सालों लग जाते होंगे एक एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में। ये बनाया फिर ये बनाया, आप उसको जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है थ्योरेटिकली, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच कराते हो आप रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने के बाद। और अगर मैच करता है देन दैट प्रपोज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म इज करेक्ट, अदरवाइज फिर हम दूसरा और रिएक्शन के मैकेनिज्म को प्रपोज करते हैं। तो इसका मतलब बेटे क्या है, ये हम करते कैसे हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि बताओ पहले मैकेनिज्म आया या पहले प्रोडक्ट बना। अगर हम आपसे पूछें पहले मैकेनिज्म या पहले प्रोडक्ट, पहले मैकेनिज्म या पहले प्रोडक्ट, ये फैक्ट समझो बात को, पहले मैकेनिज्म या पहले प्रोडक्ट, क्या जवाब देना चाहेंगे आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे, बताएं आप। भैया हमने ये मैकेनिज्म कब लिखा, तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, ये कंपाउंड को लिया, ये रिएक्टर है, बहुत प्यारा रिएक्टर आपको दिख रहा है, कितना मस्त जबरदस्त बड़ा महंगा रिएक्टर है ये। तो इसमें हमने क्या किया, डाला रिएक्टेंट को, रिएक्शन हुई, उसके बाद फिर जब रिएक्शन हुई तो हमने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए और प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया कि भाई ये प्रोडक्ट बना है। और इसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि भैया ये प्रोडक्ट बना कैसे होगा, अब इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। सो दैट विल बी योर प्रपोज्ड मैकेनिज्म। तो आंसर ये होगा कि पहले प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट को देखकर ही मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहले प्रोडक्ट देन प्रपोज्ड मैकेनिज्म, देन प्रपोज्ड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म प्रपोज्ड की जाएगी, उसके बाद फिर लगे रहो हफ्तों महीनों सालों, सालों मीन्स मैं ईयर्स की बात कर, डोंट टेक अदरवाइज, है ना। तो हफ्ते महीनों या ईयर्स या और भी ज़्यादा, देन इसके बाद सो पहले प्रोडक्ट देन प्रपोज्ड मैकेनिज्म, देन मे बी कि दिस प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज करेक्ट, अगर नहीं है देन फाइनल मैकेनिज्म, देन फाइनल मैकेनिज्म। तो भैया ये कहानी है, तो समझो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म की कहानी तो समझो कि एक्चुअली में होता क्या है। चलिए ये बात समझ में आई। तो भैया रिएक्शन मैकेनिज्म हमको पता होनी चाहिए। तो अब बताओ बेटा, जब आप बोलोगे सर ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल है, प्रपोज्ड है, तो सर हम कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे। तो पहले तो अब देखो तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखा गया, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हुई, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आ रही, पहले उनको तो समझो। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब वो मेहनत क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, कर लिए बेटे ऑलरेडी पहले। अब बहुत सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म उन्होंने लिख के फिर कुछ कॉमन फैक्ट्स आ गए। अब उन फैक्ट्स को देखकर वो हम फैक्ट्स आपको बताएंगे, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, जिनको देख के आप चुटकी में बताओगे अच्छा इसमें ये रिएक्शन, अच्छा इसमें ये रिएक्शन, अच्छा इसमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप आराम से बता पाओगे कि भैया उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो। तो टेंशन मत लेना कि सर नहीं हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। भैया पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर तैसा करेंगे, फिर कैसा करेंगे, फिर कैसा नहीं करेंगे। अरे मत सोचो, टेंशन ना लो, टेंशन में नहीं दे रहा हूँ मैं आपको।
सारी टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बट फैक्ट सुन लो। एक्चुअली में क्या है, उस बात को समझो पहले बेटे। तो ये दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि ये बात भी आप समझ गए होगी। तो हम वो सारे फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, आप चुटके में आपको रूल्स बताए जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगे। आप देखते बताओगे कि ये सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेशन, ये एडिशन है, ये रीअरेंजमेंट है ना, ये SN1 है, SN2 है, SN डैश है, SNI है ना, समझ रहे हो, NGP है ना, इंट्रा है, इंटर है ना, फिर E1 है, E2 है, E1CB है, SNAR है, SNAE है ना, मतलब जो भी सारी रिएक्शन आप देखते ही पहचान पाओगे, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, कौन सा नहीं होगा। वो सारी मेहनत ऑलरेडी की जा चुकी है, उन साइंटिस्ट लोगों ने किया है, फिर हमने की, फिर वो आपके सामने। तो भैया आपके सामने तो क्या है, हलवा आएगा, हलवा हलवा बस खा लेना, खत्म कहानी। बट फैक्ट को समझो, बट क्या समझो, फैक्ट को समझो बेटे, तो ये फैक्ट होगा। चलिए तो शुरू करें, उसके पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं। ठीक है बेटे, तो अब आगे बात करें। चलिए बोलिए, अब आप आदेश करें कि हम आगे बात कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह के होंगे, एक सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप, सब बता चुका हूँ। सिंगल स्टेप एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व होगा दैट विल बी एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, अब ये रिएक्शन है A2 + B2 2AB। अब ये कैसे बन रहा हो, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा कहाँ से, सिंगल स्टेप से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, सिंगल स्टेप से, और बात करते हैं। तो चलो मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज में लेके बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से समझाता हूँ। अब जरा सुनो। तो बेटा सबसे पहला काम, हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, है ना, सिंगल स्टेप की हम बात करने जा रहे हैं। अब समझना बेटे, सिंगल स्टेप की बात करने जा रहे हैं। तब जो समझाएं सब लगेगा, सारी चीज़ें लगने वाली हैं अभी, है ना। ये सब मैंने आपको डिटेल में समझा लिया। रिएक्शन इज A2 + B2 एंड दिस गिव्स सपोज बेटे ट्वाइस AB। अच्छा बेटा, ये जो नेट रिएक्शन है, अभी तो ये जनरल A और B के फॉर्म में है, तो कौन सा एक्चुअल रिएक्शन हमको तो नहीं पता है ना। तो एक मान लेते हैं कि ओवरऑल ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मान के चलें, कोई दिक्कत तो नहीं। लेट ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H इसका निगेटिव है, ये हम मान के चल रहे हैं। अदरवाइज ये रिएक्शन जो भी होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सो है एंडो है, दैट विल बी गिवन। या फिर आपको हम वो तरीके भी बताए जाएंगे, या हम बताएंगे कि आप किस रिएक्शन को देख के कैसे पहचानो कि एक्सो है या एंडो है, राइट। चलिए अभी तो हमने लेट दिस इज एक्सो ओवरऑल रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म बेटा देखो क्या, सुनना जरा सा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है बेटे, तो या पहले टूटेंगे फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो हुआ क्या देखो बेटा, पहले स्टेप में ही आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब ये मान लो हम इसका A पार्ट की बात करें, ध्यान देना, जैसे हम प्रोपोज की बात कर रहे थे ना, तो बेटा इनका ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। पहले बता चुका, कोलिजन होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, नए बॉन्ड बनेंगे, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आना ही आना है, कंपलसरी है। और चूंकि सिंगल स्टेप है तो देखो क्या होने वाला है कि भैया ये A रहा होगा, ऐसे A क्या रहा होगा बेटा, A। अब समझना, A बेटा ये रहा होगा B ऐसे BB। अब ये A टकराएगा BB से, तो इनका ओरिएंटेशन कुछ ये है, कुछ इस तरह का है, A और ये B। कहानी समझे बेटे, देखो ना A और B यहां पर। अरे बोलो ना जनाब, भाई A2 + B2, तो ये A और B। अब ये ऐसे टकराए, जब ये आपस में टकराए तो कोलिजन होगा, और जब कोलिजन होगा बेटे तो ये दोनों आपस में टकराए ऐसे A और जब बेटा ये आपस में ऐसे टकराए तो बताओ बेटा क्या इनके बॉन्ड आपस में कमज़ोर होने लगेंगे, और कुछ में भी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी इसको दी जाएगी एक्टिवेट करने के लिए। अभी आप तो वो बात समझ चुके हो अच्छे से। तो ये आपस में टकराएंगे तो ये बॉन्ड वीक होने लगेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बेटा बहुत बढ़िया चीज़ समझने वाली बात है। अब आपको ज़रा देखो, ये A है बेटे और ये B है, और देखो इनके बीच का बेटा ये बॉन्ड है, ठीक है। चलो देखो अब होगा क्या बेटे, देखो इनमें अब यही जो बीच का फेज आएगा दैट विल बी योर ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बताता हूं कैसे, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। खैर ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, तो मैं काफ़ी चीज़ें डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कलरवा चेंज करें फिर हम आपको बताएं। देखो अब बेटा क्या होगा, जब ये टकराएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर A और A के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो लेट यहाँ पर जो A है दैट इज मोनोवैलेंट। क्या है बेटे, मोनोवैलेंट। अभी समझना बात को। और B भी यहाँ पर मोनोवैलेंट है, लेट A इज मोनोवैलेंट। अच्छा मोनोवैलेंट का मतलब कि केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ये केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। बहुत प्रॉपर तरीके से समझें, देखिए कितने मस्त तरीके से आपको समझाता हूँ। अभी बना सकता है। अब जरा देखना,
तो जब ये टकराएंगे बेटा तो क्या ये बॉन्ड टूटने लगेगा ऐसे। अब चूंकि आपस में टकरा रहे हैं तो इसलिए बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब ये बॉन्ड टूटने लगेगा तो चूंकि ये दीज आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो इनके बीच में ए और बी के बीच का इंटरेक्शन होगा, तो इनके बीच का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। साइमल्टेनियस ये काम होगा बॉन्ड मेकिंग में। बीएम मींस बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड बनना शुरू हुआ और टकरा रहे तो फिर ये बॉन्ड ये टूट रहा। तो साइमल्टेनियसली देखो क्या हो रहा है, बीबी बीएम बीबी, हमेशा ऐसा ही होगा, बीबी फिर बीएम फिर बीबी। और बेटा बताओ इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड बनने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड मेकिंग। देखो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। अब बेटा बताओ ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, ये कोई रिएक्टेंट तो नहीं है, ये कुछ और ही चीज है, ये कुछ और ही चीज बन गया। ये जो कुछ और ही चीज बन गया, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये वही वाला पीक वाला है जो पीक में था, जो कहां पे था, मैक्सिमम में था। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा मैंने वहां पे बोला था कि जो ट्रांजिशन स्टेट है डज नॉट फॉलो केमिकल बॉन्डिंग रूल। जरा इस बात को भी यही समझें, डज नॉट फॉलो केमिकल बॉन्डिंग रूल। केमिकल बॉन्डिंग रूल यहीं पे समझा देता हूं। बॉन्डिंग रूल, केमिकल बॉन्डिंग हमारा क्या कहता है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग ये कहता है कि भैया ये केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है। यहां पर आप देख रहे हो बेटा पार्शियली दो बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भैया जब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है तो दो कैसे? तो क्या ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ट्रांजिशन स्टेट कभी भी केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करता है ना, हमेशा वो केमिकल बॉन्डिंग रूल को वायोलेट करता है। मोनोवैलेंट था, यहां पर देखो पार्शियल बॉन्डिंग है ना, आपको बाइवैलेंट नजर आ रहा है। अब भाई भले ही पार्शियल है बट बेटा दो बॉन्ड तो बनते नजर आ रहे हैं ना, इसके बीच तो एक ही बॉन्ड बन सकता था। सो दिस विल नेवर फॉलो केमिकल बॉन्डिंग रूल। अच्छा अब होगा क्या फाइनली, अब जरा ये भी देखें आप। फाइनली बेटा पता है क्या होने वाला है कि भैया जिसको जो टूटना था वो टूट जाएगा, जिसको बनना था वो बन जाएगा। तो कौन सा, ये वाला टूटना था, ये टूट, तो इसको खटाक से उड़ाया, क्या बन गया, ए बी। खटाक से टूटा, देखो यहाँ से टूट गया, देखो ये ए बी। तो बेटा बताओ यहाँ पर ए बी बन जाएंगे क्या, ए बी प्लस ए बी मीन्स क्या, यहाँ पर 2ab बन जाएंगे क्या बेटे, बताओ क्या बन। अरे भाई साहब, प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज करेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट। गजब भाई, तो यहाँ पर ए और बी लिखने की जरूरत नहीं है, लो खत्म कहानी, दिस इज द। तो अब बताओ बेटा क्या हमने जो आपको सिखाया था अभी, क्या सिखाया था बेटे, याद करो जरा। अब जरा याद करो, हमने कहा था ना कि आपके पास रिएक्टेंट होगा बेटे, बीच में क्या आएगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगा, जिसका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी, और हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल होगा ये, हाईली अनस्टेबल होगा ये बेटे, है ना। तो देखो ये आ गया, उसके बाद देखो क्या बन गया प्रोडक्ट, बताओ बेटा, बॉन्ड टूटे कि नहीं टूटे, देखो ये बीच के बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर देखो बॉन्ड बने कि नहीं बने, है ना। सो बॉन्ड ब्रेकिंग, ट्रांजिशन स्टेट, बॉन्ड फॉर्मिंग, प्रोडक्ट। अब शायद आप इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, क्योंकि देखो मेहनत की मैंने बेटा, तो आपको समझने में भी दिक्कत होने दूंगा नहीं, ये बात समझो। आप बहुत मज़ेदार तरीके से, मस्त तरीके से बेटे समझोगे बात। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए हो, सिंपल से लॉजिक से आप इस बात को समझ चुके हो या नहीं समझ चुके हो। अच्छा इसका ग्राफ भी बना के दिखाएं आपको, जरा देखो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, हमने कहा था कि नेट रिएक्शन इज एक्जो। अच्छा ये सिंगल स्टेप ही है बेटा, तो हमने कहा था ना नेट रिएक्शन इज एक्जो, जरा देखो तो इसका ग्राफ भी बना के दिखाएं। तो बेटा अगर नेट रिएक्शन एक्जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्या हुआ, तो भैया अगर नेट रिएक्शन एक्जो है तो आपको पता है कि प्रोडक्ट वाला नीचे आएगा, तो ये यहाँ से कैसे ऐसे शुरू हुआ होगा, कुछ ऐसा बना होगा। देखो ये आपका प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट, बताओ बेटा रिएक्टेंट आपके क्या थे, A2 + B2 थे, देखो यहाँ पर, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट आपका यहाँ पर बन गया, इसका एनर्जी मैक्सिमम था, हाईली अनस्टेबल, और प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, 2ab बन गया। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, इसका एनर्जी मैक्सिमम। बताओ बेटे सिंपल से आपको ग्राफ भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ मुझे, आपको ग्राफ भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इनको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगी होगी, दैट एनर्जी विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी EA। अब ये एंडोथर्मिक भी हो सकती थी रिएक्शन, तो ये भी ऊपर चला जाता, आर नीचे आ जाता, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलो दिखाएं इस चीज़ को, तो जरा देखो ध्यान से, फटाफट, है ना। हमने बात जो की यहाँ पर की, यस जरा देखो, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस नेवर फॉलोज केमिकल बॉन्डिंग रूल। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड आर ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, ईच बॉन्ड्स आर पार्शियल, सारे पार्शियल बॉन्ड्स थे। सो दिस स्टेप या दिस स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, पार्शियल बॉन्ड है भाई, बॉन्डिंग रूल फॉलो नहीं कर रहा है भाई, एंड हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। एंड इफ रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक, अभी मैंने बोला था कि रिएक्शन अगर एक्जोथर्मिक है तो बेटा बताओ HR greater than HP होगा, तो देखो एक्जो में ये होता है ना, ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है, देखो ये आपका HR ज़्यादा है, HP कम है, तो HP - HR करोगे तो HR ज़्यादा HP कम है, निगेटिव आ जाएगा। हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, एनर्जी चूंकि बहुत ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बेटा मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट समझाएं क्या,
नेक्स्ट पॉइंट जरा देखें, ईच सिंगल स्टेप है ना हैज वन ट्रांजिशन स्टेट। एक सिंगल स्टेप जो होगा बेटा उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगा विथ मैक्सिमम एनर्जी। इफ ट्रांजिशन स्टेट हैज मोर एनर्जी। अब इस बात को मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस बात को समझ रहे होगे तो जरा देखो यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। देखो मैंने कहा था ना बेटा कि इस तरह से हो सकता है, देखो वो सिंपल सी बात है यहाँ पर बेटे, और कुछ ही हमने ये ले लिया, हमने कहा कि भाई देखो इस तरह से है, ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, देखो ये, और ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, देखो ये। अब बेटा मुझे बताओ, ये एनर्जी है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर है और ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर है, बताओ बेटा, ये छोटा रास्ता है ना, और छोटा अब देखो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी कम है, और देखो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये भी कम है। ये ग्राफ अभी समझाए थे कि नहीं समझाए थे, तो वही पॉइंट यहाँ पर आया। अब देखो बेटा इसका इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। लंबा रास्ता है तो ये स्लो हो गया, छोटा रास्ता है तो ये फास्ट रिएक्शन हो गई। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट फास्ट होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसको ई ए डैश बोल दो, एंड ये जो है इज लेस देन ई ए डैश। देख लो आप जनाब, तो सिंपल सा मैंने वही बात बोली है, आप पढ़ सकते हो, ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी। सो बेटा बताओ क्या बोला यहाँ पर, ईच सिंगल स्टेप हैज़ वन ट्रांजिशन स्टेट। आपने देखा एक ट्रांजिशन स्टेट, जब भी कभी भी सिंगल स्टेप होगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगा, है ना, और मैक्सिमम एनर्जी होगी। इफ ट्रांजिशन स्टेट हैज़ मोर एनर्जी, अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है देन उसका एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और ये रास्ता लंबा है तो बेटा कैसा होगा, स्लो होगा ये, एंड रिएक्शन रेट विल बी स्लो। इफ ट्रांजिशन स्टेट हैज लो एनर्जी, अरे भैया लो एनर्जी है कि नहीं, देखो लो मीन्स लो एनर्जी नहीं, लो एनर्जी, अरे भाई लो एनर्जी मतलब ये लो एनर्जी है ना, तो लो एनर्जी, तो बेटा अगर लो एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी भी लो होगा, छोटा होगा, देखो देन ई ए विल बी लेस एंड रिएक्शन रेट विल बी मोर, और ये फास्ट होगा, खटक से आप यहाँ पहुँच जाओगे। अरे बोलो जनाब, अरे बोलो जनाब, अरे बोलो भाई बोलो, अरे कुछ तो बोलो बेटे। अब देखो जरा, इफ एबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अब एंडो का भी केस देख लो, अगर एंडो होता तो एचपी ग्रेटर देन एचआर होता और ये पॉजिटिव आ जाता। ये सारी कहानी समझा चुका हूँ, तब तो बस मौज है। और अब देखो बेटा एंडो में हमेशा ऊपर होता है, देखो तो देखो यहाँ पर ये आपका एचपी है और ये एचआर है, इनका डिफरेंस डेल्टा एच, ये भी समझा चुका हूँ। सो एचपी ज़्यादा है तो पॉजिटिव आ गया, है ना, मोर अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और है ना, और मोर स्लो रिएक्शन, अगर जितना ज़्यादा इसका एनर्जी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्लो होगा, है ना। सो एवरी सिंगल और एलिमेंट्री स्टेप हैज़ वन स्टेप एंड हैज़ ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, एंड ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ रिएक्शन। बोलो भाई, सब तो बता दिया, सब कुछ वही चीज़ समझाया कि नहीं समझाए, अरे बोलो कुछ तो बोलो बेटे, सब कुछ वही चीज़ समझाया कि नहीं समझाया, आप मुझे खुद बता दो, है ना। तो फाइनल वो रिएक्शन आप देख लें जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखो A2 AA, और बेटा करेक्ट इट, तो यहाँ पर AA होगा और यहाँ पर B होगा, BB, AA एंड BB, है ना, क्योंकि AA और BB का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगा, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट 2AB यहाँ पर बन जाएगा। कहानी क्लियर बेटे? तो क्या सिंगल स्टेप बढ़िया तरीके से समझ गए हो, है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे, आप शायद समझ गए हो किसकी बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी स्टेप की। किसकी बात करेंगे बेटे? मल्टी स्टेप की बात करेंगे। उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन का समझाएंगे, एलिमिनेशन समझाएंगे, एडिशन समझाएंगे, अरेंजमेंट समझाएंगे। देखो इसी क्लास में अभी आपको देखो और मजे दिखाते हैं आपको। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा तो एक्जो होगा, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाएगा तो एंडो होगा, है ना। फिर मल्टीग्राफ कैसे बन सकते हैं, अभी तो एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आया, एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट कैसे हो सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैसे बनेंगे, वो सब कहानी बाकी है अभी तो कहानी की शुरुआत है बेटे, अभी तो कहानी की शुरुआत है बेटे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा, है ना, और मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए अब जरा देखो क्या होगा, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटे? मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो सारी कहानी तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, मल्टी स्टेप रिएक्शन। अच्छा, ऊपर वाली जो रिएक्शन थी वो भी प्रपोज रिएक्शन थी, वो और जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो प्रपोज था और वो रिएक्शन के साथ मैच कर गया तो सही था वो, है ना, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसके बारे में मैं आपको बेटा एक चीज़ बता, मल्टी स्टेप मतलब इसमें कई सारे स्टेप्स होंगे, एक स्टेप होगा, फिर 2 स्टेप होंगे, फिर 3 स्टेप होगा, मतलब ऐसे करके आगे। हर एक स्टेप को हम बोल देंगे, हर स्टेप जो एक सिंगल स्टेप होगा, एक कोई रिएक्शन होगा, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो कि ये 3 स्टेप में या 3 से या 1 से ज़्यादा, मतलब कई सारे स्टेप होंगे, मल्टी स्टेप होगा। इसका हर एक ईच स्टेप विल बी एलिमेंट्री स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन बोलोगे या एलिमेंट्री स्टेप। इसका ईच स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री स्टेप होता है हर एक स्टेप। तो ये सिंगल स्टेप मिलके कई स्टेप होते हैं, तो इसलिए इसको हम उसको बोलते हैं मल्टी स्टेप। मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, अभी समझाऊंगा आपको, है ना। और हर एक में ट्रांजिशन स्टेट, मतलब पहले में TS1 आएगा, तो दूसरे में TS2 आएगा, तीसरे में TS3 आएगा। हर एक स्टेप में आपको पता है कि एक सिंगल स्टेप जब कभी भी होता है तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर होता है। तो इस तरह से टिश्यू और आगे भी आप
इस तरह से हो सकते हैं चीज़ें, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो मल्टी स्टेप के जो ईच स्टेप होंगे इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन, है ना, उनके जो सिंगल स्टेप्स ईच स्टेप्स होंगे दैट विल बी सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री रिएक्शंस एलिमेंट्री स्टेप, और हर एक स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट आएगी, हर एक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अब इस बात को समझते हैं। मान लो बेटा आपके पास रिएक्शन है A2 + B2, वही रिएक्शन, अब वो रिएक्शन नहीं मतलब एग्जैक्टली अब मतलब वो तो A2 B2 रिप्रेजेंटेशन है, मान लो कि कुछ ये रिएक्शन, अब ये भूल जाओ कि वो रिएक्शन थी, अब हम इसको दूसरी तरह से बात करेंगे। अब बेटा क्या आप इस रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो एलिमेंट्री नॉन एलिमेंट्री? आप बोलोगे नहीं सर नहीं बता सकते। क्या होता है, क्या पता होना चाहिए हमें इसका मैकेनिज्म। तो हमें इसका क्या चेक करना होगा, सबसे पहले मैकेनिज्म। तो भैया हम सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं और लेट्स सी व्हाट इज प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। चल देखते हैं कि भैया इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या होगा। ये ए आप देख रहे हो, तो यहाँ पर जरा देखना बेटा, A2 जो है इसको हम AA लिख सकते हैं, AA, और इसको हम B लिख सकते हैं। तो ये जो A है बेटे A2, बेटा बताओ सबसे पहले तो इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब टूटेगा मतलब क्या होगा, धीरे धीरे दूर जाएगा, या इसको एनर्जी ये लेगा, या एक्टिवेशन एनर्जी जो भी है ना, वो सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, है ना, या इसके पास क्या एनर्जी है, कितनी और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सो दैट कि रिएक्शन आगे बढ़ सके। तो बेटा बताओ सबसे पहले क्या बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो इसका मतलब ये जो है ना, इसके बीच में एक फेज आएगा, पार्शियल फेज, कैसा, किसका बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स के दूर दूर जाएंगे, जब एनर्जी लेगा और कुछ इस तरह से पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड टूटना शुरू होगा, तो इसको हम बोलेंगे TS1। और फाइनली बेटा क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद बेटा ये 2A बना देगा, 2A बना देगा, ठीक, कुछ ये बन गया। इस रिएक्शन के बारे में अगर आप बोलो तो क्या ये स्टेप 1 है बेटे। इसके बाद तो यहाँ पर क्या ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है बेटे, ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग, समझना जरा बात को, एक एक स्टेप को समझना, बात को समझना, ओनली बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, केवल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है बेटे यहाँ पर। तो इसका मतलब कि एनर्जी केवल रिक्वायर्ड है, भाई इसको तोड़ने के लिए एनर्जी दी हमने, केवल बॉन्ड, और जब कभी भी केवल मतलब बॉन्ड, केवल बॉन्ड टूटा ही तो बना तो है नहीं, और जब बॉन्ड टूटता है तो इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा आपका, एंडो होगा भाई, एनर्जी केवल इसने रिक्वायर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसका जो डेल एच होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, डेल एच जो होगा इसका पॉजिटिव होगा बेटे। ये पहला स्टेप आपको समझ में आया। चलिए ये प्रपोजल। अच्छा एक चीज़ हम आपको यहीं पर और बता दें बेटा, जब कभी भी किसी भी रिएक्शन का आप मैकेनिज्म लिखो या देखना, तो सबसे पहले आप ये ओवरऑल रिएक्शन को देखना। अच्छा ये भी हम मान के चलने की जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये एक जो है ओवरऑल नेट रिएक्शन एक जो है, अब बोलोगे सर ये तो एंडो, तो इसका ये पहला स्टेप है भाई, अभी और आगे स्टेप देखेंगे, है ना, डेल्टा एच लेस देन 0, या डेल्टा एच इसका निगेटिव ओवरऑल रिएक्शन का, सारी स्टेप्स को मिला के जो नेट हीट आएगा, नेट हीट चेंज आएगा, दैट विल बी नेगेटिव, है ना, उसमें कुछ एंडो कुछ एक जो हो सकते हैं वो सब देखेंगे अभी, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता था बेटा कि ये A2 था आपका, ठीक है, A2 आपने देखा यहाँ पे आ रहा है, यस आ रहा है बेटा। एक क्या इस रिएक्शन में कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं आ रहा है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन में जब रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखो और मैकेनिज्म में कोई ऐसा चीज आपके सामने आ जाए जो इस ओवरऑल रिएक्शन में नजर ना आए, तो ध्यान रखना उस पर स्टार लगा देना, एंड दैट विल बी योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये होगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोला मैंने, बात को समझे कि आप नेट रिएक्शन को देखो, क्योंकि नेट रिएक्शन में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, भाई जब आप नेट रिएक्शन लिखते हो तो बेटा कभी भी हमेशा आप रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट लिख देते हो, कभी भी आप बीच में इंटरमीडिएट वगैरह नहीं, आप सीधे ओवरऑल रिएक्शन तो ऐसे ही लिखते हो। तो बेटा अगर इस ओवरऑल रिएक्शन में जो है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको नजर आ जाए तो हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट विल बी कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन एक्सेट्रा, कोई सा भी हो सकता है, बट ये ए यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे A2 है, A नहीं है, B2 है, AB है, सो दिस विल बी रिएक्शन इंटरमीडिएट। आई थिंक ये बात समझ गए हो गया। अब सेकंड स्टेप में आते हैं बेटे। अब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट ये बना, अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, इसका फिर से मॉलिक्यूल, अब ये देखो A2 का काम हो गया, अब ये B के पास जाएगा। जब ये B के पास गया जनाब, तो जरा आप नजर फरमाइएगा, जब B के पास गया तो क्या होगा बेटा कि इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब ये इसके पास जाएगा, कोलाइड करेगा, तो यहाँ पे फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देखना जरा ध्यान से। अब बेटा बताओ क्या ये इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और इससे टकराएगा तो इसके बॉन्ड क्या टूटना शुरू होंगे। तो इसका मतलब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और यहां पर बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, ए और बी के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है और ये टूटना शुरू हो रहा है, यहां पे केवल बॉन्ड ब्रेकिंग था। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस। तो यहां पर बॉन्ड बन भी रहा है, टूट भी रहा है, तो क्या हम इसको बेटा TS2 बोल सकते हैं। और फाइनली अगर आप देखें यहां से तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, जो टूटना था वो टूट जाएगा। तो क्या टूटना था, इसको B और B को टूटना था तो टूट गया, और AB बन गया, देखो AB बन गया, और बेटा यहाँ पर
ये ए बी बन गया। समझ रहे हो ना बेटे? क्या कहानी समझ रहे हो क्या बेटे? क्या समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटे? कहानी एकदम सही से समझ में आ रही है ना? देखो ए बी बन गया, तो बेटा देखो यहाँ से फिर से बी बन गया। क्या यहाँ पर बी नजर आ रहा है? अरे भाई साहब क्या बी नजर आ नहीं नजर आ रहा है? इसका मतलब एक इंटरमीडिएट और बन गया। अरे भाई साहब गजब भाई। तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट फिर से एक बन गया। अब बात ये आती फिर से वही, अब ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे कि जो बी बी बॉन्ड है अगर ये वीक बॉन्ड होगा और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड मतलब लेस स्टेबल, स्ट्रॉन्ग मीन मोर स्टेबल, तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल तो एक जो होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ और ये वीक बॉन्ड हुआ मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल तो ये एंडो होगा। समझा चुका हूं कि नहीं? सो इट मे बी, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मे बी एक्जो और एंडो, दैट डिपेंड्स कि भैया इनका स्टेबिलिटी क्या है बी बी और ए बी की, है ना। बट अब यहां पे मान के चलें कि लेट एक्जो डेल्टा एच नेगेटिव, लेट मैं बोल रहा हूं, लेट कोई एक मान के चलते हैं सो दैट कि आपको सारी क्लियरिटी अच्छे से समझ में आएगी। लेट एक्जो, बट मे बी एक्जो और एंडो, बट लेट एक्जो मैंने मान लिया कि लेट ये एक्जो है, एंडो भी हो सकता था। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है, दूसरा स्टेप भी हो गया। अच्छा एक चीज़ मुझे आपसे और पूछें, ये TS2 ATS1 यहीं पे बता दो मुझे बेटा, ये इसने एनर्जी केवल एब्जॉर्ब किया तो इसकी एनर्जी काफ़ी बड़ी होगी। अब इसमें क्या है बेटा कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुआ, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा, ब्रेक हुआ, और देखो ये वाला बॉन्ड बना, फॉर्म हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, यानी एनर्जी यहाँ पे लगी भी और रिलीज भी हुई होगी। यहाँ पे केवल एनर्जी इसने ली थी, जिसका मतलब इसका एनर्जी TS1 का काफ़ी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू TS2, क्योंकि कुछ एनर्जी तो यहाँ रिलीज हो गई होगी। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ना कि एनर्जी ऑफ TS1 विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ TS2। ये बात भी आपको समझ में आ गई। पहला आपका एक्जो है, सॉरी एंडो है, दूसरा आपका एक्जो है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तीसरे स्टेप में बेटा क्या हुआ होगा कि भैया यहाँ पर दो इंटरमीडिएट बन गए, एक ए बन गया और एक बी बन गया, ये आपस में मिल जाए और आपस में मिल के, अच्छा जब मिलेंगे तो क्या फिर से बेटा ट्रांजिशन स्टेट आएगा? यस ऑब्वियसली आएगा। अभी इसमें क्या होगा कि ए और ए के बीच में बॉन्ड बनेगा, कम क्लोज टू ईच अदर। तो बेटा बताओ ये ए आपस में मिले तो यहाँ पर अब बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, ए और बी, सॉरी ए और बी। कहानी समझ रहे हो ना बेटे? तो बॉन्ड मेकिंग हो रहा है और यहाँ से फाइनली क्या बन जाएगा? क्या ए बी बन जाएगा? बेटा मुझे एक चीज़ आप ये समझा दो जल्दी से फटाफट कि यहाँ पर ओनली बॉन्ड फॉर्मिंग, ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन, ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे भाई साहब अगर ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन है तो एग्जैक्टली दिस इज एक्जो, डेल एच इसका नेगेटिव होगा, केवल बॉन्ड फॉर्मेशन ही तो हो रहा है बेटा, कोई बॉन्ड यहाँ टूट नहीं रहा है। और बेटा बताओ यहाँ पर केवल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो बहुत एनर्जी रिलीज हो गई होगी। अब इसका जो बना ये TS3 बना तो क्या इसका एनर्जी सबसे कम हो गया होगा? केवल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी और रिलीज हो चुकी है भाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि TS1 की एनर्जी सबसे ज़्यादा, अगर हम एनर्जी ऑर्डर की बात करें आई थिंक, है ना, उससे कम TS2 और सबसे कम एनर्जी किसका होगा बेटा? TS3 का होगा। बताओ बेटा क्या यहाँ तक बात समझे क्या? यहाँ तक बेटे बात समझ गए क्या? एकदम अच्छे से बताओ बेटा, कहानी क्लियर ना? इसका एनर्जी सबसे कम क्यों हो गया? कि यहाँ पर केवल बॉन्ड बना, मैक्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, सो दिस विल बी TS3। चलो ये ऐसा हमेशा नहीं होगा, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन वाइज ये वेरी भी करेगा। ठीक है चलिए पानी पीते हैं। और देखो फाइनली आपका प्रोडक्ट ए बी बन गया। तो 3 स्टेप में हुआ। अब बताओ बेटा अगर ये 3 स्टेप में हुआ इट मींस दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब बताओ बेटा ये एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है ना, तो इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉन। नाउ अब ये बोल सकते हो कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है ना, इस मैकेनिज्म को देखकर आप बेटे आप ये बोल सकते हो कि दिस रिएक्शन इज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। पहले नहीं बता पाए थे, अब हम बता सकते हैं। और देखो हमने कहा था ना कि ईच स्टेप इज एलिमेंट्री स्टेप, तो ये सिंगल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या एलिमेंट्री स्टेप होगा, ये सिंगल रिएक्शन भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या एलिमेंट्री स्टेप होगा, ये सिंगल रिएक्शन भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या एलिमेंट्री, सारे सिंगल ही स्टेप तो हैं और 3 सिंगल स्टेप मिलके आपकी ओवरऑल रिएक्शन ये बन जा रही है। हर हमने कहा था कि हर एक स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, सारी चीज़ें प्रूव होती जा रही है कि नहीं। एनर्जी का ऑर्डर कैसे क्या क्या है वो आपके सामने है ना। तो क्या बेटा हम एक चीज़ यहाँ से बोले, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाएं, कितने इतना बताओ यहाँ पर कितने इंटरमीडिएट बने? देखो ए और बी 2 बने। कितने ट्रांजिशन स्टेट? 3 स्टेप है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि अगर हम आपसे बोले कि लिखो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट लिखो, तो आप क्या बोलोगे भाई? नंबर ऑफ ट्रांजिशन 3। नंबर ऑफ RI लिखो, नंबर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखो, कितने हैं बताओ? 2 हैं। तो क्या बेटा यहाँ से एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया कि नंबर ऑफ RI विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1। बोलो ना बेटे, जितने भी ट्रांजिशन स्टेट होंगे उससे एक कम
आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। कितनी ट्रांजिशन स्टेट? 3 थी और -1 किया तो नंबर ऑफ RI कितने हो गए? 2 हो गए। देखिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर मान लो 4 स्टेप होते तो उसमें RI 3 होते, राइट। ट्रांजिशन स्टेट और RI, अब दोनों चीजें आ गई भाई। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आ रहा है, ट्रांजिशन, अब दोनों अनस्टेबल होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट भी अनस्टेबल होता है क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में दोनों नजर नहीं आते हैं, ना ही ट्रांजिशन स्टेट नजर आता है और ना ही रिएक्शन इंटरमीडिएट नजर आता है। सो बोथ आर अनस्टेबल, दोनों अनस्टेबल होते हैं जनाब, दोनों अनस्टेबल होते हैं। अब इसमें से बेटा ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये मच मोर अनस्टेबल होता है क्योंकि ये मैक्सिमा में होता है, मच मोर अनस्टेबल होता है। अभी समझाऊंगा आपको। और बेटा ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। तो बेटा बताओ सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है क्योंकि इनकी एनर्जी बेटा, क्योंकि पता है यहाँ पर ये क्यों है अनस्टेबल, आप साफ साफ समझ रहे होगे बेटा। यहाँ पर पार्शियल काम हो रहे हैं, पार्शियल काम कभी भी स्टेबल होते हैं क्या? अनस्टेबल होते हैं। जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया, कोई बॉन्ड ऑन नहीं, पार्शियल जो बनना था वो बन गया। देखो यहाँ पर A बन गया, यहाँ पर आपका B बन गया जो बनना था। तो भैया ये चूंकि रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन में नजर नहीं आते हैं तो बेटा ये भी अनस्टेबल होते हैं, ये भी गायब हो जाते हैं जब ओवरऑल रिएक्शन होती है। ओवरऑल रिएक्शन जब लिखते हो तो ट्रांजिशन स्टेट भी गायब हो जाता है, सब उड़ जाते हैं। सो बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डिसअपियर, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन होते होते रिएक्शन इंटरमीडिएट बना और फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने से पहले तक इनका काम खत्म हो चुका होता है, ये बनते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में चूंकि पार्शियल बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग के रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में बेटा पार्शियल बॉन्ड थोड़ी होता है। एक्चुअली में तो सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, या होता है या नहीं होता है, बट पार्शियल नहीं होता है। सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बेटा बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब आप खुद बताओ बेटा क्या है, पार्शियल आ रहा है ना, बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हाईली अनस्टेबल है। तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कभी भी कंपैरिजन आ जाए सो ट्रांजिशन स्टेट विल ऑलवेज बी अनस्टेबल। और ये हमेशा बेटे पता कहाँ पर होते हैं? मैक्सिमा पे होते हैं। और ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो ये लोकल मिनिमा में होते हैं। अब आप समझाता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया। लोकल मिनिमा में होते हैं। अब बात आई कि भैया इनके ग्राफ देखे जाएं। चलिए अब ग्राफ देखते हैं। आप जरा देखना बेटे, समझना और बताना मुझे आप, ठीक है। कितनी ट्रांजिशन स्टेट आई थी? 3। देखिए ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मज़े करोगे, मज़ा ना आ जाए तो बेटा आप बता दे रहा हूँ, सच्ची बता दे रहा हूँ, आपको मज़ा ना आ जाए तो आप बताना मुझे। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, देखिए इसका कितना बढ़िया मस्त ग्राफ बनेगा। एक चीज़ बताओ, आपने ओवरऑल रिएक्शन को बेटा क्या मान के चले थे कि एक जो है, इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा वो ऊपर होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे होगा। ओवरऑल यही था, मतलब यहाँ पर आपके A2 और प्लस B2 होंगे और यहाँ पर आपका AB होगा, जो भी 2AB बना जो भी ये होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको साफ साफ नजर आ रही है, A2 प्लस B2 प्लस 2AB। अब इनके बीच में क्या क्या हुआ? क्या पहला स्टेप, वापस चलो और देखो, क्या बेटा पहला स्टेप इसका जो था स्टेप 1 वो कैसा था? एंडो था। उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट आया था, एंडो था। अब एंडो था तो एंडो में ग्राफ कैसा बनता है? एंडो में ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है। ये एक जो है तो इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा, ये एक जो है तो इसमें ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ये एक जो, तो एक जो में प्रोडक्ट नीचे, मतलब नीचे आता है, एंडो के ऊपर। आप जरा समझना बात को, लिंक करना इसके ग्राफ को। तो पहला ये ग्राफ शुरू हुआ ऐसे करके गया, बेटा बताओ यहाँ पर क्या कुछ ऐसे जाके यहाँ रुक जाएगा ऐसे? क्यों? क्योंकि ये एंडो है। और समझना क्या ये TS1 होगा, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। फिर TS2 भी बना, तो बेटा बताओ यहाँ से TS2 बना तो उसकी एनर्जी भी बढ़ी होगी भाई। यहाँ तक पहुँचे आप? अच्छा यहाँ तक पहुँचे तो बेटा क्या यहाँ पर TS1 के बाद क्या A स्टार आ गया था? जरा देखो RI चेक कर लो, पहला स्टेप को देखो, रिएक्टेंट से हम TS1 फिर A स्टार, चलो चेक करो, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट फिर A स्टार RI। और जो एंडो था इसलिए ग्राफ ऊपर और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। समझो ना, ग्राफ समझो। इसके बाद बेटा एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या फिर से TS2 आएगा? तो TS2 आएगा तो बेटा उसकी एनर्जी कुछ ये आएगी आई थिंक। अच्छा ये नीचे क्यों आया ये बताओ मुझे? क्योंकि TS2 की एनर्जी TS1 से कम है और ये नीचे कुछ आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। क्या बेटे बताओ? और बताओ बेटा फिर जब आप A स्टार से यहाँ तक पहुँचे थे तो बेटा बताओ फिर से आपको क्या B स्टार मिला था रिएक्शन इंटरमीडिएट? इसका मतलब ये सेकेंड स्टेप हो रहा है। जरा देखो एकदम एनालाइज करो बेटा, एकदम मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। देखो 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 सेकंड स्टेप देखो, ये देखो ऐसा ग्राफ आया और देखो बेटा यहाँ पर B स्टार बन गया, A स्टार से B स्टार तक पहुँच गए। देख लो आप,
ए स्टार से बी स्टार, दिस इज सेकंड। अब TS2 नीचे इसलिए आया। अच्छा ये ग्राफ बेटा देखो आपको ऐसा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्जो है तो एक्जो में ऐसा नजर आता है। अच्छा ये ऐसा नजर क्यों आया? क्योंकि स्टेप 1 एंडो था इसलिए ऐसा नजर आया। अब ये ऐसा नजर आ रहा है, क्यों ऐसा नजर आ रहा है? मतलब ये एक्जो है। तो देखो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें भी प्रूव होती जा रही कि भाई ये वाला स्टेप 1 एंडो था, ये स्टेप 2 जो था आपका एक्जो था। अभी और समझाता हूँ। इसके बाद फिर से एक बी स्टार से फिर ए स्टार बी स्टार आपस में कंबाइन करके ए बी बनाए थे। तो इसका मतलब बेटा क्या, अब ऐसा होने के बाद TS1 हो गया, TS2 हो गया, क्या बेटा अब यहाँ पर TS3 आएगा। और इसके आने के बाद क्या फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये आपका TS3। अच्छा ये और नीचे क्यों आ गया? क्योंकि इसका एनर्जी और कम था। और देखो ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ नजर आ रहा है। देखो तो सेकंड स्टेप भी आपका एक जो है, बताओ सारे ग्राफ आपके माइंड में छप रहे होंगे। अब बताओ बेटा सबसे ज़्यादा एनर्जी, प्रोडक्ट काफ़ी नीचे नहीं है आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा ग्राफ सही लगना चाहिए। क्या कर रहे हैं जनाब आप? ये आपका TS3 आ गया, ये एक्जो हो गया, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इसका एनर्जी तो नेट एक्जो है। अब ये आपके सामने, तो बताओ TS1 TS2 TS3 कितने इंटरमीडिएट्स बन गए? 2 इंटरमीडिएट्स बन गए। तो ये तो हमने कहा था बेटा मल्टी स्टेप में सारे ग्राफ। अब जरा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा था। हमने कहा था बेटा जो ट्रांजिशन स्टेट है, मैंने लिखता हूँ साथ में, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैक्सिमम में आता है, और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो लोकल मिनिमा में आता है। लोकल मिनिमा, अब किसी भी ग्राफ का लोकल मिनिमा क्या होता है मैथमेटिक्स, ये इनको बोलते हैं लोकल मिनिमा। दिस इज लोकल मिनिमा। और ये देखो इधर ये इसका मैक्सिमा, इधर वाले ग्राफ का ये मैक्सिमा है, इधर वाले ग्राफ का ये मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम में आपके ट्रांजिशन स्टेट आ गए, और लोकल मिनिमा दिस इज कॉल्ड, दीज आर लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा इनको बोलते हैं लोकल मिनिमा। सोचो बेटा ये है रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। बहुत मजे कर रहे होगे आप, बहुत इंजॉय कर रहे होगे, आप सारी चीज़ों को बेटा बहुत तगड़े से समझ रहे होगे आई थिंक। तो ये दिस इज द ग्राफ, दिस इज एनालिसिस ऑफ दिस मल्टी स्टेप रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। सारे पॉइंट्स मुझे लगता है मैंने बोल डाले, सब कुछ आपको समझा डाला कि भैया कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। अब आप नजर डालो एक एक करके, जरा देखो, है ना। मल्टी स्टेप रिएक्शन A to B2, ये लेट ओवरऑल रिएक्शन इज एक्जो, पहले से मान लिया। मैकेनिज्म A to से A स्टार बन गया, इसका TS1 आप ऐसे भी लिख सकते हो, TS1 साइड में भी लिख सकते हो। देखो TS1 है एंडो, क्योंकि बॉन्ड केवल ब्रेक हुआ। फिर A स्टार BB से रिएक्ट किया था, देखो यहाँ पर, तो फिर B स्टार बनाया था, देखो इनके बीच में ये ट्रांजिशन TS2 आया था, मे बी एंडो मे बी एक्जो, है ना, लेट एक्जो, लेट एक्जो। फिर A स्टार B स्टार आपस में मिलकर बनाया, TS3 बनाया था। और A स्टार B स्टार यहाँ पर क्या है रिएक्शन, एक्चुअली A स्टार B स्टार नहीं है, A एंड B है, वो तो स्टार हमने लगाए हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्चुअली, है ना। तो बताओ कहानी पूरी क्लियर हो गई क्या? कहानी पूरी बेटा क्लियर हो गई क्या? कहानी पूरी क्लियर हो गई क्या? अब पॉइंट्स को समझ लें आप, जरा देख लो, अब एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स RI क्या होते हैं सब मैंने बता दिया। दोज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड, बने और उड़ गए, आपने खुद देखा, बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही बने और निपट लिए, आए और चले गए, आए जनाब गए जनाब, प्रोडक्ट बना गए। ये देखिए लाइफ ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट आज मोर देन ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये कम अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो जल्दी उसकी लाइफ बहुत कम होगी, और जो थोड़ा सा ज़्यादा भी स्टेबल है तो उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होगी। तो लाइफ ऑफ RI इज ऑलवेज मोर देन लाइफ ऑफ TS। RI कैन बी, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं बेटा, इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं। बट ट्रांजिशन स्टेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। सो RI कैन बी आइसोलेटेड और सेपरेटेड एंड स्टडीड, है ना। उसको हम पढ़ सकते हैं अबाउट दोज पार्टिकल्स, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। तो रिएक्शन जो है बेटा वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटायन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड। बात समझ रहे हो ना। और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं बेटा, ये हमेशा बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्शियल बॉन्ड नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे विल फॉलो द बॉन्डिंग रूल्स। यहाँ पे एक्चुअल में जो बॉन्ड होगा वो होगा, बस खत्म बात। बट कोई पार्शियल यहाँ नहीं होता है ना, इसलिए ये बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं। आगे बात करें अगर हम, है ना। सो अब जो ऊपर की मैकेनिज्म थी, आप वो देखो सारे पॉइंट्स मैं बोल दूंगा, बस आप एक बार देख लो। कितने 3 स्टेप थे, ईच स्टेप हैज ऑलवेज 1 ट्रांजिशन स्टेट, 3 स्टेप हैज 3 ट्रांजिशन स्टेट, समझ चुके हो आप। स्टेप 1 में क्या था, बॉन्ड ऑफ A2 ब्रेक किया, सो एंडोथर्मिक था। स्टेप 2 में क्या था, अगर AB ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, जो इधर बना था, इधर AB बना था, इधर AA था, याद करो, स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ।
अगर ये ज़्यादा, देखो यहाँ पर ए बी, अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मतलब मोर स्टेबल, तो यानी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो तो एक्जो होगा, देख लो जरा सा। सो ए बी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी बी देन एक्जो। अगर ए बी इज वीकर, अगर ये वीकर है मतलब लेस स्टेबल, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो तो एंडो, ये समझा चुका हूँ, ये देखिए जनाब। ओनली बॉन्ड इज फॉर्मिंग, है ना। स्टेप 3 में क्या था, केवल और केवल बॉन्ड बन रहा था, और जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमेशा वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। वो हमेशा बेटा कैसा होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जरा देखो, है ना, नोट में, तो पहले स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एंडो, या अब ये कह सकते हो कि बॉन्ड क्लीवेज हमेशा एंडो होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग हमेशा एक्जो होता है। लेट सेकेंड स्टेप इज एक्जो, हमने एज्यूम किया था। और देखो ये ग्राफ आपके सामने है कि नहीं बेटे, ये मैंने बना के दिखाया कि नहीं बता सब कुछ। और ओवरऑल रिएक्शन को मैंने क्या बोला कि भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, बोला था कि नहीं बोला था। नंबर ऑफ टीएस क्या होते हैं, नंबर ऑफ, है ना, जितने भी एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप, ई स्टेप मतलब एलिमेंट्री, तो जितने स्टेप्स होते हैं उतनी टीएस होती हैं। नंबर ऑफ आरआई टीएस से एक कम होता है। टीएस हमेशा कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमा पे होते हैं। आरआई ऑलवेज प्रेजेंट ऑन लोकल मिनिमा, है ना। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ऑलवेज लेस देन ट्रांजिशन स्टेट एंड लेस बाय 1 यूनिट इफ 3 ट्रांजिशन स्टेट 2 RI, if 4 3 RI, if 6 5 RI। अब ये जो 3 स्टेप्स आपने लिखे थे यहाँ पर, ये जो 3 स्टेप्स आपने यहाँ पर लिखे थे, जरा एक और देख लें आप। ये जो 3 स्टेप्स यहाँ पे थे, कहाँ थे ये जो 3 स्टेप्स थे, जस्ट मिनट बेटा, ये जो 3 स्टेप्स हमने लिखे बेटा, ये और ये, इसमें से कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा स्लो होगा, कोई तो एक होगा ना। और जो सबसे स्लो स्टेप होता है बेटा, वही इस ओवरऑल रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्लोएस्ट स्टेप होगा। वो तरीके भी आपको हम आगे बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्लोएस्ट एंड फास्ट स्टेप। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा बेटे, वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ओवरऑल रिएक्शन का रेट वही डिसाइड करेगा कि भैया, है ना, उसका रेट क्या होना चाहिए एक्चुअली में। सो हमेशा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर वही लिखा है, स्लोवेस्ट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम RDS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बताओ बेटा, क्या मल्टी स्टेप नंबर, अब बेटा बताओ, क्या रिएक्शन जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बेटे, इनका ये पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिख के बताना कि आपको मस्त मजा आए कि नहीं, कि सिंगल स्टेप होगा तो क्या होगा, है ना, मल्टी स्टेप होगा तो क्या होगा। ये मैंने समझाया एग्जाम्पल्स ले लेके बेटा, है ना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। बट आपको वरीड नहीं होना है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत प्यार मोहब्बत से आपको समझाऊंगा, और आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। सब आप अपना लॉजिक लगाओगे, आपको मैकेनिज्म भी पता चलेगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊंगा। बट बेटा फैक्ट बताना बहुत जरूरी कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो चूंकि सफ़र रिएक्शन मैकेनिज्म का शुरू हुआ है ना बेटे, तो अब सफ़र जो शुरू हुआ है ना, तो उस सफ़र में क्या सच्चाइयाँ हैं वो तो जाना जरूरी है ना बेटे, तभी तो सफ़र का आनंद आएगा, तभी तो आगे बढ़ने में और मज़े आएंगे ना बेटे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटे, और अब आगे और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है बेटे, तो अब आगे बात करते हैं और मस्त चीज़। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक दो चीज़ें और थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा उसके बारे में तो हम बात करेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में तीन चीज़ें आएंगी बेटा। एक तो डेल्टा एच, है ना, ये आपका एंडो भी हो सकता है, और ये आपका एक्जो भी हो सकता है। ये एंडो भी हो सकता है, एक्जो भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, हम आपको बताएंगे। वैसे हमने बता दिया था कि अगर हम एंडो कब होता है बेटा, जब हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाते हैं, से लेस स्टेबल। एक बार मैं लिखना चाहूँगा, अब बोलोगे सर बार बार लिखेंगे तभी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना। अगर हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हैं, से मोर स्टेबल जाते हैं, तो एक्जो होता है। यहाँ पे हमने बताया था बेटा दूसरा पॉइंट कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है, और बेटा जो पाई बॉन्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है। इसको हम ऐसे समझाना चाहेंगे आपको कि मान लो बेटा आप सिग्मा बॉन्ड इधर है और आप सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो बेटा आप क्या कर रहे हो, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो। मतलब ये क्या होगा आपका डेल एच, इसका मोर से लेस जा रहे हो ना, तो मोर से लेस मतलब ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, एंडो होगा। या फिर अगर आप उल्टा कर लो कि पाई से आप कहाँ जा रहे हो, सिग्मा, तो आप कहाँ जा रहे हो बेटा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हो। तो इसका मतलब इसका जो डेल एच होगा दैट विल लेस देन 0, दैट विल बी एक्जो। अभी ये सब चीज़ें अभी आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक बात समझते हो। इसके बाद बेटा देखो होता क्या है, डेल्टा एच के बारे में बात होगी, है ना। ये इसको हम अगर बोल दें कि पहला पॉइंट आपका डेल्टा एच वाला था यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट अगर हम लें यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट बेटे यहाँ पर ये हो सकता है क्या कि थोड़ा सा एंट्रोपी का आइडिया होना चाहिए आपको, चेंज इन एंट्रोपी
और मैं सिंपल से आपको ऐसे बताता हूँ, चेंज इन एंट्रोपी हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। आई होप कि आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, है ना। रैंडमनेस होता है, फ्रीडमनेस होता है एक्चुअली में। अगर किसी भी रिएक्शन में, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, देन उसका एंट्रोपी जो होगा बढ़ेगा, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा एंट्रोपी होगा, ज़्यादा रैंडमनेस होगा, ठीक है। तो उसका जो डेल्टा एस होगा क्या होगा भाई, डेल्टा एस को भी आप कैसे लिखोगे बेटा, है ना, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल, भैया कुछ फाइनल रैंडमनेस और कुछ इनिशियल। अब चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े, इसका मतलब फाइनल रैंडमनेस ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रैंडमनेस होगा, तो इसका जो डेल एस आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जो डेल एस आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इफ फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो और मोल भी बोल सकते हो, रिएक्शन को देख के आप मोल्स भी बोल सकते हो बेटे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के मोल्स डिक्रीज होंगे तो उसका डेल एस जो होगा बेटे दैट विल बी लेस देन 0, निगेटिव होगा। कैसे भाई, डेल्टा एस बेटा क्या था, एस एफ माइनस एस आई। अब मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए तो उनका रैंडमनेस कम हो गया, यानी इनिशियली ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे तो ज़्यादा रैंडमनेस था, डिक्रीज हो गए, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, एस एफ लेस देन एस आई हो गया ना, तो ये आपका डेल एस कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। डेल एस आपका निगेटिव आ जाएगा कुछ इस तरह से। तीसरा बेटा डेल्टा जी की बात होती है, फ्री एनर्जी की, किसकी, फ्री एनर्जी की। सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे बहुत डिटेल में, देखो बेटा, मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री का आप आनंद लो। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है किसी भी रिएक्शन के लिए तो हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, फिजिबल रिएक्शन होगी, आराम से हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी अगर किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, उसके लिए हमें एक्सटर्नली कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा जी का बेटा एक फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हम बात करेंगे बेटे तो डेल्टा जी उसका क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, जो फिजिबल रिएक्शन की बात करें। और डेल्टा जी का रिलेशन बेटा डेल्टा एच और डेल्टा एस के साथ कुछ ये होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वी कैन डिसाइड कि डेल्टा जी निगेटिव होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाली है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी जरूरत पड़ेगी आगे, जिनका हम यूज करेंगे। तो आई होप आप रेडी हो, आप तैयार हो। चलिए तो शुरू करें बेटे कहानी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेटा इन सबको समझने के बाद, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन वही वापस जो मैंने आपको बताया था, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। तो जरा देखिए जनाब और फटाफट देखते चले जाएं आप, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस नेचर, है ना, रिएक्शन की अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बेटे, देखो यहां से समझो, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज, 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कि भैया एडिशन हो रहा है, रिएक्शन में कुछ ऐड हो रहा है, या रिएक्शन से कुछ जस्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या फिर कुछ एलिमिनेट हो रहा है केवल। सो ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, रिएक्शन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कि वो एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कि भैया कार्बोकैटायन है या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल है। सो रिएक्शन को हम लोग इस तरह से क्लासीफाई 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। 2 तरह से क्लासीफाई की जाएंगी रिएक्शंस को। तो अभी हम आज जो बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस बात करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस हम लोग बेटे बात करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला रिएक्शन हम एडिशन रिएक्शन लेने जा रहे हैं। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। समझना बेटे, क्योंकि अब मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको समझा चुका, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत इंजॉय करोगे, बस आप देखते चले जाओ। जरा देखो एडिशन रिएक्शन बेटा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। एडिशन में क्या कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं बेटा, है ना। अब इसमें अगर आप देखो बेटा तो क्या बता सकते हो बेटा, इसमें एक पाई है और एक सिग्मा है, राइट। अब एडिशन में क्या होगा कि बेटा ये बॉन्ड टूटेगा, देखो, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब देखो ए और बी यहाँ पे जुड़ जाएंगे, देखो जुड़ गया क्या ए और बी, देखो तो एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, ए और बी ऐड हो गए इसमें, तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर जब ये नया चीज बना तो बेटा क्या ये सिग्मा बना, क्या ये सिग्मा बना, तो क्या 1 + 1 सिग्मा बन रहा है। आप जरा देखिएगा, बात को समझिएगा, सच हर चीज को समझेंगे बेटा। यहाँ पर 1 पाई और 1 सिग्मा था, ये काम यहीं पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, और आप यहाँ पे बात करो, क्योंकि देखो ये तो वैसे ही जैसे थे, तो जहाँ पे फोकस करो, जहाँ पे काम हो रहा है, काम यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से समझना, बाकी आप डायरेक्ट समझ लोगे सीधे। तो बेटा इसमें एक पाई था, एक सिग्मा था, पाई टूटा, कौन सा टूटा, पाई, सिग्मा तो वैसे ही रह गया, और 2 सिग्मा बन गए। तो यानी यहाँ पर एक पाई टूट रहा है और 2 सिग्मा बन रहे हैं, देखो एक इधर और एक इधर, और ये वाला सिग्मा तो ऑलरेडी वैसे ही था।
यानी कि यहां पर 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो पाई क्या होता है? लेस स्टेबल होता है भाई। पाई क्या होता है बेटा? लेस स्टेबल होता है। अब समझ लो बात को। और 1 पाई टूट रहा है और 2 सिग्मा बन रहे हैं। अरे भाई साहब, दोनों सिग्मा, दो सिग्मा बन रहे हैं, मतलब ये मोर स्टेबल। और जब कभी भी आप बेटा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाते हो तो प्रोसेस हमेशा कैसा होता है? जो समझाए तो थे बेटा, तो इसका डेल एच क्या होगा? लेस देन 0 होगा। देखो पाई बॉन्ड लेस स्टेबल है ना, इज ब्रेकिंग in reactant and sigma bond more stable bond is forming in product. So in addition reaction, since more stable bond is forming in product, so reaction will be always exothermic. कहानी खत्म। अब इसको समझ लो। देखो ये सिग्मा था, ये पाई था, ये पाई देखो टूटा, एक पाई टूटा, 1 पाई टूटा, देखो ये एक सिग्मा टूटा। ऐसे भी कह सकते हो। और अच्छे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अब आप बोलोगे सर आपने इसको तो देखा ही नहीं, चलो इसको भी देख लो। तो एक पाई टूटा और एक सिग्मा टूटा, चलो ऐसे समझ लो। एक पाई टूटा, एक सिग्मा टूटा, लेकिन बने तो 2 सिग्मा ना बेटे। तो आप बताओ बेटा, ये ठीक है। तो आप कंपैरिजन के लिए आप ऐसे करो कि सिग्मा सिग्मा को एक हटा दो, तो इधर एक पाई बचा और एक इधर एक सिग्मा बचा। भैया लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, खत्म। यहाँ पर भी देखो एक पाई टूट रहा है और एक सिग्मा। कैसे? यहाँ का एक पाई टूट रहा है, यहाँ का एक सिग्मा टूट रहा है। अब बेटा बताओ फिर क्या हो रहा है? देखो ओ के साथ ये एक सिग्मा लग गया और सी के साथ देखो बी लग गया, तो 2 सिग्मा बन रहे हैं बेटा। बताओ, तो एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा है, 2 सिग्मा बन रहे हैं, मतलब सेम सिचुएशन। सिमिलरली बेटा इसका एक पाई टूटेगा और इसका एक सिग्मा टूटेगा। बेटा बताओ, एक पाई टूटा, एक सिग्मा टूटा, और देखो यहाँ पर 2 सिग्मा बन गए, तो क्या वही? तो ये कैसा होगा? आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी डेल एच इसका नेगेटिव होगा। आई होप आपको मैंने ये बात समझा ली बेटे, है ना। ऐसे करके फटाफट समझते चले जाओ सारी चीज़ें, अब टाइम नहीं लगने वाला। कहानी देखो, तो डेल एच कैसा होगा? नेगेटिव हो गया। अच्छा अब जरा एक चीज़ बताओ, डेल एच के बारे में सोचें। अगर हम इसके डेल एच के बारे में सोचें बेटा, तो जरा बताओ मुझे। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है ना, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये ऐसे था और प्लस ए बी को यहाँ लिख लो, समझना। अब बेटा क्या फाइनली ये बन रहा है क्या? जरा देखो, ये ए और ये बी, इन सबको बहुत डिटेल में, अभी तो हम आपको व्यू दे रहे हैं, जस्ट ये शॉर्ट व्यू है कि एडिशन में क्या हो सकता है, जस्ट इंट्रोडक्शन। दिस इज इंट्रोडक्शन टुडे, बात समझ रहे हो? सो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, राइट। अब बेटा बताओ यहाँ पर क्या 2 मॉलिक्यूल्स हैं? अब बेटा क्या यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल हो गया? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं क्या? अरे भाई साहब, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं, इसका एंट्रोपी क्या होगा? लेस देन 0। अभी बताया था कि अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेंगे तो उसका एंट्रोपी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो बेटा, इसका एंट्रोपी लेस देन 0 हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइंस टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, सो एंट्रोपी डिक्रीजेज। अब बताओ बेटा, अगर हम डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। देखो यहाँ से रिजल्ट आएगा। अब डेल्टा एच कैसा आया? निगेटिव आया। डेल्टा एस बी कैसा है? निगेटिव है। सो लेट डेल्टा एच इज माइनस एक्स एंड डेल्टा एस इज माइनस वाई। पुट कर दो यहाँ पे, है ना। तो इसको माइनस एक्स और इसको माइनस वाई पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? मैथमेटिकली देख लो। अब ये जो डेल्टा जी का फॉर्मूला आया, यहाँ से क्या आया बेटा बताओ? माइनस एक्स प्लस टी इंटू वाई। साइन के साथ हमने यहाँ पर डेल्टा एस कुछ एक्स और वाई आर्बिट्री वैल्यूज ले ली। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये आ गया। अब बताओ ये डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है? ये तो ऑलरेडी माइनस है, ये प्लस है। अगर ये वाली वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ये डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इस एडिशन रिएक्शन को अगर हम स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं, फिजिबल बनाना चाहते हैं, नॉर्मली होने देना चाहते हैं, तो बताओ ये वाली वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अगर कम हो इस वाले वैल्यू से, तभी तो ये नेगेटिव आएगा ना। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें पॉजिटिव वैल्यू की, कब? तो आप डेल्टा एस तो बात कर चुके हो, डेल्टा एस तो बात कर चुके हो, क्या टी की बात करें? यानी कि हम टी को कम कर दें, टी को लो करें, तो बेटा ये वैल्यू लो हो जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, यानी लो टेम्परेचर। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। जरा देख लो। सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, टी शुड बी लो। इसका मतलब जो एडिशन रिएक्शन है वो कब अच्छे से होंगी, स्पॉन्टेनियस कब होंगी? जब लो टेम्परेचर होगा। यानी एडिशन रिएक्शंस, यानी लो टेम्परेचर फेवर्स एडिशन रिएक्शन। बताओ बेटा, बड़े अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? सो लो टेम्परेचर फेवर्स एडिशन रिएक्शन जनरली। ये कहानी भी समझा ली। अब फटाफट चलो थोड़ा पानी पीते हैं पहले। आई हो बेटा कि मस्त तरीके से आप बातों को समझ रहे होगे। आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट साइड होते हैं वहां से निकल जाता है। तो अच्छा, एडिशन और एलिमिनेशन में, एडिशन में क्या हुआ? जब आप एडिशन की बात कर रहे हो बेटा, तो एडिशन में क्या हुआ? आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या थे? कंबाइन हो गए, कुछ ऐसे बन गया, है ना। तो यहाँ से देखो, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था सैचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ। जरा देख लो, पढ़ लो। ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक की बात हम लोग अलग से करेंगे, जैसे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और ऑल एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सब के सब एडिशन रिएक्शन देते हैं।
आपके सामने कैसे एडिशन होगा, अल्कीन अल्काइन, देखो CO ग्रुप आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, एक्सेप्ट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत रेयर वो देते हैं, बट बहुत रेयर देते हैं, वो सब चीज़ आप डिटेल में सीखोगे ना, टेंशन क्या है। आते हैं एलिमिनेशन में, एलिमिनेशन समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, निकलेगा, देखो तो बेटा देखो यहाँ पर ये A लगा है, यहाँ पर A लगा C के साथ, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये दोनों अलग हुए देखो, और A भी बना दिया। तो बेटा यहाँ पर क्या 2 सिग्मा ब्रेक हो रहे हैं, 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, 2 सिग्मा टूट रहे हैं क्या, 2 सिग्मा से अगर आप देखो बेटा, तो जब ये निकला और ये निकला, तो पहले यहाँ पे सिंगल था, नहीं देखो एक डबल आ गया, तो क्या एक पाई बॉन्ड बना, फिर A और B के बीच में देखो ये सिग्मा आ गया, तो क्या एक सिग्मा बना। अब बताओ बेटा, अगर हम मतलब जस्ट समझने के लिए अगर हम एक कॉमन को हटा दें, जस्ट समझने के लिए, तो बताओ सिग्मा से आप पाई जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, और अगर आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेस विल बी एंड हो। सब कहानी समझा चुका हूँ कि नहीं, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। सो हियर 2 सिग्मा इज ब्रेकिंग एंड 1 पाई एंड 1 सिग्मा इज फॉर्मिंग, मीन्स लेस स्टेबल से हम लोग कहाँ से जा रहे हैं बेटा, मोर स्टेबल, मीन्स मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मीन्स लेस स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, सो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, सॉरी प्रोसेस एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी देखो एलिमिनेशन हुआ, देखो ये पूरा का पूरा निकल गया, और देखो ये आ गया। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 बन जा रहे हैं, ओहो अरे भाई साहब, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 बन जा रहे हैं, गजब गजब। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, और तो इसका मतलब इसका डेल्टा H तो बेटा आ गया पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा S भी क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, अब देखते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आने वाला है। तो बताओ, सो डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा S भी पॉजिटिव, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट साइड इंक्रीजेज, दोनों पॉजिटिव, तो लेट डेल्टा H प्लस X है और ये प्लस Y, उठा के डाला, यहाँ पे प्लस X लिख दिया और यहाँ पे प्लस Y लिख दिया, ये चीज़ आ गई X माइनस टी वाई। अब यहाँ पे समझो, दिस इज X माइनस टी वाई। आप X और Y की बात तो कर चुके हो, अगर हम टेम्परेचर की बात करें बेटा, तो ये वैल्यू निगेटिव कब हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये निगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी निगेटिव वैल्यू, तो ये कम हो जाएगी और ये डेल H निगेटिव आ जाएगा। so, इसको निगेटिव लाने के लिए बेटा बताओ, इस T को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो T अगर मोर होगा, मोर टेम्परेचर होगा, तो अगर मोर टेम्परेचर होगा तो डेल्टा G आपका नेगेटिव होगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि हाई, मोर मीन्स हाई टेम्परेचर, यानी कि आप कह सकते हो हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेटा वैसे भी एक लॉजिक समझो, यहाँ पे तो बॉन्ड को तोड़ रहे हो ना, तोड़ के एक एक है ना बॉन्ड बना, कंपाउंड बना रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, निकाल के कंपाउंड बना रहे हो, तो भैया वैसे भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो हाई टेम्परेचर, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बात समझ गए होगे। फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, टेम्परेचर शुड बी हाई, सो एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर, एडिशन रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे फेवर करेंगी, और बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर करेंगी। मजा आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना बेटे। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन में निकलेगा और ऐड होगा। अब इसमें जरा देखो, इसमें मजा आएगी। क्या मजा आएगी, देखे जरा जनाब। सब्स्टिट्यूशन में क्या, देखो ये Cl था, जरा देखो क्या इन दोनों का इंटरचेंज हुआ जस्ट, तो एक सिग्मा बेटा टूटा होगा और ये OH यहाँ जुड़ गया, तो यानी एक सिग्मा टूट रहा है इधर, और बेटा एक ही सिग्मा इधर बन रहा है। इधर एक सिग्मा टूट रहा है और बेटा इधर एक सिग्मा बन रहा है। जरा देखो, इधर देखो ये एक सिग्मा टूट रहा है, ये देखो, और देखो इधर एक सिग्मा। जस्ट बेटा क्या हो रहा है, लीविंग, इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, दिस इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। वो सब समझोगे डिटेल में, है ना। तो लिविंग ग्रुप निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जा रहा है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक सिग्मा टूटा, यहाँ पर देखो एक सिग्मा और एक सिग्मा बन रहा है, तो हियर 1 सिग्मा इज ब्रेक्ड एंड 1 सिग्मा इज फॉर्म्ड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी बेस्ड रिएक्शन। अच्छा, कैसे इंथैल्पी बेस्ड रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, जरा चेक करो, इधर भी 2, इधर भी 2, कलर चेंज कर लें। मजा आ रही ना बेटे, इधर भी 2, 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 इधर भी 2। अभी तो हम डेल्टा H के बारे में एग्जैक्टली कुछ नहीं बता पाएंगे, है तो कैसे, बट एंट्रोपी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही है। सो बेटा इसका एंट्रोपी क्या होता है, S फाइनल माइनस S इनिशियल। फाइनल भी 2 मॉलिक्यूल, इनिशियल भी 2 मॉलिक्यूल, तो रैंडमनेस ऑलमोस्ट सेम होगा, सिमिलर होगा, यानी SF ऑलमोस्ट SI के बराबर होगा, तो डेल्टा S अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। बोलो बेटे, आप जरा देखो, इसका मतलब अब डेल्टा S 0 हो गया, तो अब ये, और डेल्टा G की बात करें अगर हम, चलो आगे बढ़ ही जाते हैं, हम आपको दिखाई देते हैं आगे। देखो डेल्टा S ऑलमोस्ट 0, तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T, डेल्टा S 0 है तो डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H आगे। अब बेटा बताओ, ये डेल्टा H ही तो डिसाइड करेगा कि डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसलिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ध्यान रखो बेटे, इंथैल्पी डिपेंडेंट रिएक्शन। अब दैट डिपेंड्स
वो चीज़ें कि कैसे कैसे क्या क्या होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो जनरल बातें हो रही हैं, बात समझ रहे हो। सो दिस इज रिएक्शन इज इंथैल्पी डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये लिविंग ग्रुप था बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसने अटैक किया, अटैक मारा यहाँ पे, तो लिविंग ग्रुप हट गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया कुछ यहाँ, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, राइट बेटे, एंड दिस इज लिविंग ग्रुप Lg, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल Nu है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग पार्टिकल्स उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल अटैक कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल। ये सब चीज़ें अभी आगे आप डिटेल में देखोगे कि क्या होगा, क्योंकि इनके बेसिस पे भी हम रिएक्शन को कैटेगराइज करेंगे आगे। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं बेटे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की भैया। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हम ज़्यादा भी आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ये बताएंगे कि भैया रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं बेटे, उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है, इतना ध्यान रखें पहले तो चीज़ तो, क्योंकि रीअरेंजमेंट हम स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिएक्टेंट मस्ट बी सेम, तभी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगा पहली चीज़। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, बट कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप्स आर चेंज। कैसे, जरा देखो, यहाँ पर अगर हम CH3 की बात करें तो वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पर CH3 की बात करें तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहीं से देख लो आप सीधे सीधे। तो बताओ कनेक्टिविटी ऑफ एटम या ग्रुप का क्या है, डिफरेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट में जो कनेक्टिविटी होता है, भाई नाम ही रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट हुआ होगा तो कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली बात है चेंज हुआ होगा, है ना। मीन्स क्या हुआ कि भाई ऐसा चेंज, कनेक्टिविटी चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मीन्स सम रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अभी इस इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में जाने वाली हैं आगे बेटे, है ना। और तो आपने फाइनली क्या देखा बेटा कि एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, व्हाई रिएक्शन अकर्स, रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्या रीजन इनके पीछे, है ना। तो पहले तो भैया बोलोगे भाई सर कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल ले जाना चाहते हैं, तो सपोज ए मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब पता है बेटा, चार्ज और न्यूट्रल में न्यूट्रल हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि चार्ज अगर आगे तो एनर्जी बढ़ जाता है और वो अनस्टेबल होता है। तो अगर कोई भी न्यूट्रल है, स्पेसीज है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो भाई क्यों रिएक्ट करना चाहेगा, क्यों रिएक्शन होगी। और अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे उन सब में बेटा सब न्यूट्रल थे और सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट थे, आप चेक कर लेना, फिर भी रिएक्शन हुआ। तो भैया ये मॉलिक्यूल माइंड में आना चाहिए कि सर वो न्यूट्रल भी है, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिर भी क्यों रिएक्शन हो रहा है। सो व्हाई रिएक्शन अकर्स, सपोज ए मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल एंड ऑक्टेट इज कंप्लीट, देन व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग। तो इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, क्या कि भाई एक पार्टिकल स्टेबल है, बट जो नया पार्टिकल है ना, न्यू मोर स्टेबल पार्टिकल कैन बी फॉर्म। मतलब आप क्या है कि एक ठीक है वो भी स्टेबल था बट लेस स्टेबल था, और अब थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चले गए, तो भैया रिएक्शन हो गई। नो डाउट ये न्यूट्रल था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, ये भी न्यूट्रल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट ये जो बन रहा है ये ज़्यादा स्टेबल बन जा रहा है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई रिएक्शन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये अगर ऐसा हो कि वन पार्टिकल, कभी कभी क्या होता है कि भाई एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है, और यहाँ पर हम ए बी की बात कर रहे हैं, जरा सुनना कि भैया ये स्टेबल है बट हो सकता है उसके साथ वाला अनस्टेबल हो, तो भैया ये इसके साथ रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा कि नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो अब बोलोगे सर एक तो स्टेबल था तो दूसरा अनस्टेबल है ना बेटे, तो ये हो सकता है ना कि जो दूसरा अनस्टेबल वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहे, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, कोलिजन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बेटे दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मे बी कि सम अदर पार्टिकल में भी अनस्टेबल जो इसके साथ रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, दैट्स व्हाई रिएक्शन अकर्स, है ना। सो वन पार्टिकल इज स्टेबल बट अनदर इज अनस्टेबल, है ना। दैट अनस्टेबल पार्टिकल मेक बॉन्डिंग विद स्टेबल पार्टिकल एंड इंक्रीजेज देयर स्टेबिलिटी, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल्स वांट्स टू बी स्टेबल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनमें से मैंने 2 रीजन आपको बताए यहाँ पर, उनमें से 2 रीजन मैंने आपको बताए। आई होप आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं, जरा देखिए जनाब। तो अब देखो ये हमने है ना मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स बताई। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ आप देख सकते हो, एडिशन में क्या हुआ, एलिमिनेशन में क्या हुआ। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल भी अटैकिंग रिएजेंट जाके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी जाके रिएक्शन को, सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा सकता है, रेडिकल भी जाके सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ा सकता है। मीन्स पता है ना, अगर हम नाम बोलें कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, रेडिकल एलिमिनेशन। अब यही सब चीज़ें तो हमें आगे समझना है।
तो अभी जस्ट हमने आपको व्यू दिया, समझाने की कोशिश की बेटे, है ना। अब ये सब क्या है बिल्कुल मत सोचना ये रिएक्शन कैसे क्या हो रही है, बिल्कुल मत सोचना, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है कि भैया ऐसे चीज़ें हो सकती है। तो अब इन सबको और अच्छे से समझने के लिए अब हमें लेक्चर 2 में जाना होगा, लेक्चर 2 की बात करनी होगी, क्योंकि आज हम आपको ये इंट्रोडक्शन में यहीं तक रखना चाहते हैं। अब आगे का सस्पेंस यही होगा कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल है क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या, फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल है क्या। तो बेटा अब इनके बारे में पहले हमें डिटेल में जानना होगा, उसके बाद फिर हम बात कर पाएंगे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना, फ्री रेडिकल एडिशन, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। तो कब समझ पाएंगे बेटे, जब हम न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रेडिकल्स इन सबको समझेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज होते हैं, सॉल्वेंट के बारे में समझेंगे। फिर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो मान लो 3-4 न्यूक्लियोफाइल हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। अब इनमें से कौन पहले, मान लो 2 एक साथ हैं, अब इनमें से कौन पहले अटैक करेगा, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात आएगी कि कौन ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। कौन इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर सकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात आएगी। कौन रेडिकल पहले अटैक कर सकता है, तो बेटा ये सारी कंपैरिजन्स, ये सारी चीज़ें, सॉल्वेंट अगर होंगे प्लेटफॉर्म रिएक्शन को देने के लिए तो किस तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है यहाँ से, लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है यहाँ से, है ना, क्यों निकल रहा है, अगर मान लो कई सारे सबस्ट्रेट हैं तो उनमें से कौन सा लिविंग ग्रुप पहले निकलेगा, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं बीच में उनकी स्टेबिलिटी के बारे में कंपैरिजन अगर होगा तो वो कैसे होगा, किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, है ना। तो ये था इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप बेटा आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बेसिक थीम समझ में आया होगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म में एक्चुअली में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली एक्चुअली में हम लोग बहुत इन्जॉय करने जा रहे हैं, है ना। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन टू ऑल सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन बेटे मिलते जाएं। ओके, सो थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो बेटा लाइफ में, और जो टारगेट है आपका वो आप अचीव करो, ठीक है। बट और आप देख रहे हो बेटा कि हम किस बेसिस से अब रिएक्शन मैकेनिज्म को हम आगे लेके जाने वाले हैं, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी। तो तगड़ा एडवांस, मतलब 0 टू सुपर हीरो की कहानी होगी, है ना। 0 से शुरू किया हमने, आपने देखा, और हाईली एडवांस लेवल तक आप पहले लेक्चर में ही समझ गए होगे कि अपना लेवल क्या रहने वाला है। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।